नहीं ये पहला वाला इमेज ऑन करो। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने लोग टीचर्स डे की विशेस दे रहे हैं, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। और क्या कह रहे हो? सर ऐसा पढ़ा रहे हो कि फाइनल एग्जाम भी अब लिखते हैं? भाई क्या हो गया है तुमको? इंटर का कोर्स है। ओके गाइस, चलो चलो, वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, रैपिड रिवीजन। हमारा चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया। हमारा मतलब मेरा हो गया, तुम्हारा? पढ़े? क्वेश्चन बैंक किए? पक्का? ओके गाइस, चलो। What are we going to do today? We are going to revise the full chapter of dividend from start to end. 1 घंटे 15 मिनट लगेंगे। यूं तो मैंने रिवीजन पहले 45 मिनट में भी, 45 मिनट्स में भी करा दिया है, पर आपको 1 घंटा 15 मिनट लगा के सारी चीजें समझा समझा के याद करवा के छोड़ूंगा। 1 घंटा 15 मिनट क्या मेरे पास तुम लोगों का अटेंशन है? आज मेरा गला बैठा हुआ है, तो तुम लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर फिर भी ध्यान दोगे ना? हाँ सर, चिल्ला के पढ़ाते थे तब भी कहां ध्यान देते थे? नींद तो हमको कहीं भी आ जाए, नींद का क्या है ना? कोई पूछ रहा है सुबह जीएसटी विशाल सर की क्लास में रिवीजन में क्या हुआ? उठ जा, सोता रहेगा दोस्त। या तो नींद पूरे होते हैं या सपने, तुम देख लो क्या करना है, ठीक है? या तो नींद पूरे कर लो या फिर सीए बन जाओ, दोनों में एक ही ऑप्शन है। कभी देखा है? मैं तो सोते सोते सीए बन गया। मैं रोज सोता था, एग्जाम के पहले भी सोता था, एग्जाम वाले दिन भी सोता था, रिजल्ट आया पास हो गया। कभी सुना है ऐसी कहानी? नहीं सर, ऐसी कहानी कभी नहीं होती। तो पढ़ लो, चलो शुरू करते हैं सर रैपिड रिवीजन हमारे चैप्टर डिविडेंड का। क्या आप तैयार हैं? पक्का? चलो सर, डिविडेंड मतलब क्या होता है? अगर जनरली स्पीकिंग डिविडेंड मतलब कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी ने कमाया प्रॉफिट, वो अपने मेंबर्स को बांट रहे हैं, तो डिविडेंड। क्या डिविडेंड हम अपने क्रेडिटर्स को भी दे सकते हैं?
क्या डिविडेंड हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को भी दे सकते हैं? नहीं। डिविडेंड किसको मिलता है सर? डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड कहां डिफाइंड है सर? सेक्शन 2 क्लॉज 60 में। डिविडेंड कहां डिफाइंड है? 2 क्लॉज 35 में। 2 क्लॉज 60 में क्या था सर? ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस। 2 क्लॉज 85 में क्या था? स्मॉल कंपनी। 2 क्लॉज 87, 2 क्लॉज 6, 2 क्लॉज 60, 2 क्लॉज 60 ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो डिविडेंड जो है ना वो 2 क्लॉज 35 में डिविडेंड के बारे में लिखा हुआ है। डिविडेंड का डेफिनेशन देखो क्या मस्त लिखा है इन्होंने, लिखा डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। वाह 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 वाह। क्यों सर, क्यों ऐसा लिखा इन्होंने डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड? क्योंकि जैसे ही आगे चल के डिविडेंड के सारे प्रोविजंस बताएंगे ना, तुमको समझ आना चाहिए कि ये जो प्रोविजन डिविडेंड को एप्लीकेबल है ना, यही प्रोविजन इंटरिम डिविडेंड को भी एप्लीकेबल होता है। अब से मेरे को एक बात बताओ, कितने तरह के डिविडेंड होते हैं? डिविडेंड 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। पहले फाइनल डिविडेंड बताऊं। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? वो डिविडेंड जो आप एजीएम में डिक्लेयर करते हो। जीएम नहीं, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो वो क्या कहलाता है? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब क्या सर? एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो डिविडेंड होता है वो फाइनल डिविडेंड होता है। तो मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हुआ, उसका बाद में एजीएम हुआ, वो एजीएम में जो डिविडेंड तुमने डिक्लेयर किया वो क्या होता है? फाइनल डिविडेंड होता है। अब सर फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? तो फाइनल डिविडेंड को रेकमेंड बोर्ड करता है और डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं। रेकमेंड कौन करता है? बोर्ड करता है। डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर करता है। मतलब अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेकमेंड ही नहीं किया डिविडेंड, बोले इस साल हम डिविडेंड देंगे ही नहीं, तो क्या शेयर होल्डर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं सर, अगर रेकमेंड करोगे तभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेकमेंड किया 10% डिविडेंड देंगे, क्या शेयर होल्डर ये बोल सकते हैं? हाँ 10% डिविडेंड देंगे। क्या शेयर होल्डर ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। पर क्या शेयर होल्डर ये बोल सकते हैं नहीं नहीं 10 नहीं, हम तो सिर्फ 8% ही डिविडेंड देंगे? क्या ऐसा बोल सकते हैं शेयर होल्डर? हाँ सर, वो भी बोल सकते हैं। पर क्या शेयर होल्डर ये बोल सकते हैं 10 नहीं, हमारे बहुत प्रॉफिट हुए हैं, हम इस बार 12% डिविडेंड देना चाहते हैं? नहीं सर, बोर्ड जितना रेकमेंड करता है ना उतना या उससे कम शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते। अगर बोर्ड ने रेकमेंड ही नहीं किया तो शेयर होल्डर डिविडेंड दे ही नहीं सकते। क्यों सर? क्योंकि बोर्ड धंधा चला रहा है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस चला रहा है, उसको पता है पैसों को डिविडेंड में बांटे कि पैसों को फर्दर इन्वेस्ट करे, किसको पता है? बोर्ड। तो बोर्ड डिविडेंड रेकमेंड करेगा, डिक्लेयर कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। और जितना बोर्ड ने डिक्लेयर रेकमेंड किया है उससे कम ही। पर सर दूसरे तरफ आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या? 2 एजीएम के बीच में अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर हो गया ना तो वो इंटरिम डिविडेंड होता है। अभी 2-3 दिन पहले हिंदुजा करके एक आईटी कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया। किस चीज का डिविडेंड? कि अभी 2 क्वार्टर खत्म हुआ है, मंथ 3 महीने वाला क्वार्टर, तो 2 क्वार्टर खत्म हुआ है, तो क्वार्टर खत्म होने के बाद उनको दिखा प्रॉफिट है। अभी कौन सा क्वार्टर खत्म होने के बाद प्रॉफिट है दिखा पता नहीं, अभी वो रात वाला क्वार्टर था, फिर लगा हाँ बहुत प्रॉफिट है और डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। कि सही में डिविडेंड प्रॉफिट था वो पता नहीं, पर समझो 2 क्वार्टर खत्म हो गया, उनको दिखा अरे भारी प्रॉफिट है, तो उन्होंने बोला चलो डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये डिविडेंड क्या एजीएम में डिक्लेयर हुआ है? नहीं, ये डिविडेंड 2 एजीएम के बीच में कभी तो भी डिक्लेयर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड। सर इंटरिम डिविडेंड रेकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिक्लेयर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब फाइनल डिविडेंड रेकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अप्रूव करता है शेयर होल्डर, पर इंटरिम डिविडेंड रेकमेंड भी बोर्ड करता है, डिक्लेयर भी बोर्ड करता है, बस शेयर होल्डर्स उसको बाद में रैटिफाई कर देते हैं। जब शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग होती है ना, वो बस रैटिफाई कर देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है जो तूने डिविडेंड दिया। पर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का पूरा पावर लॉ ने किसको दे दिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया है। अब सर एक बात बताओ, डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड मैंने डिक्लेयर कर दिया था, डिक्लेयर करने से क्या होता है सर? जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना तो मार्केट में एक अच्छा रिस्पांस आता है कि अरे हाँ कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, तो शेयर प्राइस बढ़ गया। और बढ़ जाने के बाद 15 दिन बाद मैंने बोला अच्छा पैसे देने होते हैं क्या? मैं नहीं दूंगा, छोड़, डिविडेंड रिवोक कर दो। क्या तुम डिविडेंड कैंसिल कर सकते हो? तो सर पॉइंट इज डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। एक बार बोलो, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था, बाद में उन्होंने बोला चलो कैंसिल कर रहे हैं, नहीं देंगे। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरिम डिविडेंड कैंसिल कर सकता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकता,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर करना है ना तो उसको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और सारे शेयर होल्डर जब कंसेंट देंगे, ऑल शेयर होल्डर्स जब कंसेंट देंगे, तभी इंटरिम डिविडेंड क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, वरना इंटरिम डिविडेंड भी रिवोक नहीं हो सकता। तो सर फाइनल डिविडेंड रिवोक हो ही नहीं सकता, पर इंटरिम डिविडेंड अगर रिवोक करना है तो आपको क्या लगेगा, शेयर होल्डर का, सारे शेयर होल्डर की स्पेशल रेजोल्यूशन, सारे शेयर होल्डर का कंसेंट लगेगा, तभी इंटरिम डिविडेंड रिवोक होगा। सर थोड़ा सा अगर तुम्हारा मन कम होता दिखे ये चैप्टर में, तो याद रखना एक चीज, ये चैप्टर आता है 2 नंबर 2 नंबर 6 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर 6 नंबर, ठीक है। पिछले 2 अटेम्प्ट से आया है 2 नंबर 2 नंबर, तो अभी क्या आएगा 6 नंबर। और सर 6 नंबर आया ना, ऐसे रख के पॉकेट में रख के ला सकते हो 6 नंबर, इतना आसान चैप्टर है। पर एक चीज है, इसकी बारीकी समझ आ जानी चाहिए तुमको। अगर इसकी बारीकी नहीं समझ आएगी तो तुमको कंफ्यूज कर देगा कि सांस ले कहां से, और नालायक हो एक नंबर के। अब सर मेरे को एक बात बताओ, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है, मान लो एक कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो डिविडेंड फेस वैल्यू पे होता है कि वो डिविडेंड परचेज प्राइस पे होता है कि डिविडेंड मार्केट वैल्यू पे होता है। जैसे कि रिलायंस का शेयर 10 रुपए का है, उसका मार्केट प्राइस 2500 रुपए, तो डिविडेंड 10% दिया, किस पे देगा वो 10% डिविडेंड, फेस वैल्यू पे, हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। अब सर डिविडेंड के बारे में, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के बारे में हम एक चीज पढ़ लेते हैं, नीचे से एक बार इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मेरे साथ पढ़ लो, अनाउंसमेंट कौन करता है, इंटरिम डिविडेंड अनाउंस बोर्ड करता है, अब रेकमेंड भी बोर्ड, अप्रूव भी बोर्ड। फाइनल डिविडेंड रेकमेंड बोर्ड करता है, अप्रूव शेयर होल्डर्स करते हैं। सर एक बात सुन लो ना प्लीज, यही एमसीक्यू में आएगा तुम्हारे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोर्ड को पावर होना चाहिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का। मतलब सर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का पावर लॉ नहीं दे रहा है। लॉ ने बोला शेयर होल्डर्स अगर तुमको एओए में पावर दे देंगे ना, तब जाके तुम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, वरना तुम इंटरिम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। पर सर क्या ये फाइनल डिविडेंड के लिए ये केस है? नहीं, ये सिर्फ इंटरिम डिविडेंड के लिए। फाइनल डिविडेंड में तो लॉ पावर दे रहा है कि बोर्ड तुम रेकमेंड करो और शेयर होल्डर तुम अप्रूव करो। तो सर ये आपको एओए में परमिशन चाहिए, बट यहां पे एओए में कोई स्पेसिफिक परमिशन नहीं है। सर सोर्स क्या होगा, सोर्स सुन लो, डिविडेंड के पैसे कहां से आएंगे? सर जिस साल में पैसे बांट रहे हो उस साल में प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट से डिविडेंड दे दो। अगर उस साल प्रॉफिट नहीं है इनफ, तो पिछले साल के रिजर्व्स में से भी पैसे निकाल करके आप डिविडेंड बांट सकते हो। तो सोर्स क्या होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर फाइनल अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। क्या रैटिफिकेशन की जरूरत है? इंटरिम डिविडेंड में रैटिफिकेशन की जरूरत है। मतलब बाद में शेयर होल्डर्स जो है वो कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है तूने इंटरिम डिविडेंड दे दिया कोई बात नहीं, पर फाइनल डिविडेंड में रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सर क्यों? अरे अप्रूव खुद शेयर होल्डर कर रहा है तो कौन सा रैटिफिकेशन, उसमें रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड, इस पे हम आएंगे, पर सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुन लो। सर एक्चुअली रेट ऑफ डिविडेंड का मैं आपको एक चार्ट बना के समझा दूंगा, आपको सारी चीजें घुस जाएगी दिमाग में। अब सर रिवोकेशन की बात करते हैं। क्या फाइनल डिविडेंड रिवोक हो सकता है? नहीं। क्या इंटरिम डिविडेंड रिवोक हो सकता है? हां, बट कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिवोक सच इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद सर आपको बताए शेयर होल्डर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में दो तरह के शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, नॉन क्यूमुलेटिव। तुमको इसका मतलब बहुत अच्छे से पता है। क्यूमुलेटिव मतलब क्या? तुम्हारा डिविडेंड तुमको हर साल मिलेगा, अगर किसी साल स्किप हो गया तो उसका बाद में क्यूमुलेट होकर तुमको मिल जाएगा, डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड। पर नॉन क्यूमुलेटिव में इस साल अगर प्रॉफिट है मिला तो बढ़िया, नहीं तो भूल जाओ। अगले साल प्रॉफिट है तो ठीक है, नहीं तो भूल जाओ। तो ऐसा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर तो क्या है सर, बचा हुआ रहेगा कुछ तो दे दो, नहीं बचा हुआ रहेगा तो नहीं दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से ही तीनों चीजें होती है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो सर एग्जाम में आएगा क्या? ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं। अब सर मैं आपको पहले एक इंपॉर्टेंट चीजें, 3 चीजें बताता हूं, वो सुन लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर सबसे पहले डिविडेंड का सोर्स क्या होता है, सुन लेना ध्यान से। डिविडेंड लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो, पहले सुन लो, बाद में तुमको लगेगा तो लिख लेना। डिविडेंड का सोर्स क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। किधर से पैसा आएगा? तो मैंने कहा करंट ईयर का प्रॉफिट। लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट जब तुम देख रहे हो ना, तो एक चीज ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन तुमने उसमें एडजस्ट कर दिया है। मतलब सर यूं तो प्रॉफिट में डेप्रीशिएशन एडजस्ट होता ही है, पर फिर भी इन्होंने क्लैरिटी के लिए बोल दिया कि डेप्रीशिएशन देख ले, कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगाए ना, कि इनकम टैक्स का डेप्रीशिएशन लगा के मत बैठ जाना। दूसरा, अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो किधर जाओगे? पुराने रिजर्व्स में जाओगे, पुराने रिजर्व्स में गोता मारोगे, फ्री रिजर्व्स निकालोगे, और वो फ्री रिजर्व से आप क्या करोगे? डिविडेंड डिक्लेयर कर दोगे। सर इसके अलावा ये दोनों मिला करके भी कभी दे सकते हो, कि मान लो आपको 5 करोड़ का डिविडेंड देना था, करंट ईयर में सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 3 करोड़ आप पुराने रिजर्व से निकाल सकते हो। मतलब ए और बी, और बोथ ए एंड बी यहां से डिविडेंड दे सकते हो। एक और भी चीज होती है सर, कभी कभी ना सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देता है किसी कंपनी को, अरे तू कंपनी तो चला, तू डिविडेंड डिक्लेयर तो कर, मैं हूं।
तो इस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देता है ना, तो फिर डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए पैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया है तो उसने बोला इसका डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, तो तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। सर ये जनरली गवर्नमेंट कंपनीज के केस में होता है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है ओएनजीसी चल इस साल तो डिविडेंड बांट दे, मैं अपने फंड्स में से तेरे को देता हूं। वो डिविडेंड का पैसा कहां से आ रहा है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, ना तुम्हारे करंट ईयर के प्रॉफिट से, ना पुराने साल के रिजर्व से। समझे? तो सर ये 4 सोर्स हो गए। पहला करंट ईयर का प्रॉफिट, दूसरा प्रायर ईयर्स का प्रॉफिट, तीसरा ए और बी का कॉम्बिनेशन, और चौथा सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको पैसा दे रहा है। समझे? अब सर ये हो गया सोर्स ऑफ प्रॉफिट, यहां से आप क्या दोगे? पैसा। अब नेक्स्ट समझना, रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है सर। रेट, पहले डिविडेंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं क्या? इंटरिम, फाइनल। अब सर समझना, पहले बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड की। अगर मैं इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, क्या मैं साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं? हां। तो सर अभी अगर मैं साल के बीच में डिक्लेयर कर रहा हूं ना, लॉ कहता है एक आधा क्वार्टर तो खत्म हो जाने दे, एक आधा क्वार्टर तो खत्म हो जाने दे, कंपनी का प्रॉफिट है लॉस है वो तो देख ले। अब एक क्वार्टर खत्म हो गया सर, अगर वो क्वार्टर में आपकी कंपनी में प्रॉफिट था, क्या था? प्रॉफिट था, और आप बोल रहे हो इंटरिम डिविडेंड दूंगा, तो रेट पे कोई लिमिट नहीं है। हम तुमको रेट के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तुम वैसे भी प्रॉफिटेबल हो, तुम डिसाइड कर लो। पर सर जो क्वार्टर खत्म हुआ ना, उसमें लॉस हुआ, तो हम आपको सॉरी, अगर लॉस हुआ तो हम आपको रेट के बारे में बताएंगे। रेट क्या होगा सर? आपके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में जो तुमने डिविडेंड दिया उसका एवरेज रेट हो जाएगा। अगर आपका क्वार्टर में लॉस था, सर मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? डिविडेंड स्कोरिंग है। अगर तुमको निटिग्रिटीज पता हो, तुमको अगर डिटेल्स पता हो, तो मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। अगर एक कंपनी थी, ये उसका फाइनेंशियल ईयर है, इसका एक क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। अगर सर 2 क्वार्टर खत्म हो गया है, ठीक है, 2 क्वार्टर खत्म हो गया है, फर्स्ट क्वार्टर में लॉस था 6 करोड़ का, सेकेंड क्वार्टर में प्रॉफिट था 8 करोड़ का। चलो उल्टा ले लो, एग्जाम्पल उल्टा ले लो। फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था 8 करोड़ का, दूसरे क्वार्टर में लॉस था 6 करोड़ का। अब यहां पे आप यहां पे खड़े हो और बोल रहे हो मैं ना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता हूं। ये डिविडेंड क्या हुआ? इंटरिम डिविडेंड की फाइनल डिविडेंड? इंटरिम। अब इंटरिम डिविडेंड में मैंने क्या कहा? रेट्स का लिमिट क्या होगा? अगर तुम्हारी कंपनी में प्रॉफिट है, कब प्रॉफिट है सर? इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर टिल द प्रीवियस क्वार्टर। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर टिल द प्रीवियस क्वार्टर अगर तुम्हारा प्रॉफिट है तो रेट का हम लिमिट नहीं बताएंगे तुमको। पर अगर लॉस है ना, तो पिछले 3 साल से ज्यादा डिविडेंड मत देना। तो सर यहां पे क्या रेट का लिमिट है कि नहीं है? रेट का लिमिट लगेगा कि नहीं लगेगा? सर मैंने बोला इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर टिल द प्रीवियस क्वार्टर। प्रीवियस क्वार्टर कौन सा खत्म हुआ? ये 2 क्वार्टर खत्म हो गए। आपका 8 करोड़ का प्रॉफिट और 6 करोड़ का लॉस है, मतलब नेट 2 करोड़ का प्रॉफिट है सर। और जब प्रॉफिट होता है तो रेट का लिमिट नहीं है। मतलब इससे समझाने का मतलब क्या है? आप अभी तक का टोटल देखोगे लेकिन पिछले क्वार्टर तक का देखोगे। मतलब मान लो सर इसके बाद अगर क्या हुआ, अक्टूबर में 4 करोड़ का लॉस था, नवंबर में 4 करोड़ का लॉस था, ठीक है, 4 करोड़ का लॉस, 4 करोड़ का लॉस हो गया। तो आप अभी दिसंबर में अगर खड़े हो ना, तो आप अक्टूबर और नवंबर का फिगर नहीं देखोगे, आप सिर्फ पिछले क्वार्टर तक देखोगे। मतलब सर लॉ कहता है अगर क्वार्टर खत्म हो गया ना, तभी उसके नंबर्स कंसीडर करना, बाकी नंबर्स कंसीडर मत करना। सर ये था निटी-ग्रिटीज पर बेसिक प्रोविजन क्या है। बेसिक प्रोविजन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं डिविडेंड का रेट क्या होगा। रेट मतलब क्या सर? परसेंटेज। तो मैंने कहा अगर पिछले क्वार्टर तक कंपनी का प्रॉफिट था तो परसेंटेज देखने की बात ही नहीं है, पर अगर लॉस था ना तो पिछले 3 साल का एवरेज लोगे। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं एग्जाम में 10 बार आ चुका है। आपके कंपनी में पिछले 3 साल का परसेंटेज बता रहा हूं, 7%, 10% और 12%। पहले कंपनी ने 7% दिया, फिर 10%, फिर 12%। अभी कंपनी बोल रही है इस साल हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और कंपनी का है लॉस। तो क्या तुमको परसेंटेज का रेलेवेंस है? क्या बोल रहे हो? लॉस है ना, तो आपका परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज कितना होगा? पिछले 3 साल का एवरेज। कंपनी ने बोला क्योंकि भाई हमारी इज्जत बहुत है मार्केट में, तो पिछले साल हमने 12% दिया था ना, इस साल भी 12% ही देना पड़ेगा हमको। क्या कंपनी 12% का डिविडेंड दे सकती है? द आंसर इज नो सर। कंपनी ये तीनों का एवरेज निकाल करके मैक्सिमम 9.33 आएगा। गेस 9.33 दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर तुम बोल रहे हो ना 12% देंगे तो तुम गलत बोल रहे हो। अरे तुमको समझा? एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन इंटरिम डिविडेंड में क्या रेट होगा? अगर कंपनी का पिछले क्वार्टर तक प्रॉफिट था तो रेट का रेलेवेंस ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी। पर अगर कंपनी का लॉस था तो आपको एवरेज, पिछले 3 साल का एवरेज देखना पड़ेगा। अब सर आ जाओ फाइनल डिविडेंड में।
फाइनल डिविडेंड के लिए क्या सीन है सर? फाइनल डिविडेंड के लिए क्वेश्चन ये आता है करंट ईयर का क्या सीन है। अगर करंट ईयर में तुम्हारा प्रॉफिट है तो हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, मालिक तुम बहुत बड़े हो, तुम अपने हिसाब से डिविडेंड दे दो। पर अगर करंट ईयर में तुम्हारा लॉस है तो क्या होगा सर? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल का कंप्लायंस करना पड़ेगा, वो है रूल 3। रूल 3 सर, रूल 3 क्या है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो यहां के रूल्स का नाम क्या होगा? कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स। चैप्टर का जो नाम है वही रूल्स का नाम आ जाएगा। अब मेरी बात समझो, आपके रूल्स में कब जाओगे? अगर आपका लॉस है करंट ईयर में। मतलब सर अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें, जो अभी चल रहा है हमारा, अगर ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसका एजीएम होगा। एजीएम में बैठ करके आप डिसाइड कर रहे हो डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड देना है। तो भाई ये करंट पीरियड में लॉस था ना, हां, तो तेरे को रूल 3 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। रूल 3 में क्या लिखा है दोस्त? क्या लिखा है रूल 3 में? 3 लिमिट लिखा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चंस इस पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस है आपके क्वेश्चन बैंक में। पहला, एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज लेना। अरे सर ये तो वही था ना जो इंटरिम डिविडेंड में था, ये तो वही था ना, पर यहां पे ये वन ऑफ द लिमिट्स है। और इसमें एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, सुन लो नहीं तो इसी में फंसा देगा तुमको इंस्टीट्यूट। सुन लो सर, अगर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं मैं, करंट ईयर ये है मेरा, ये मेरा पहला ईयर 1 है, ये ईयर 2 है और ये ईयर 3 है। मतलब मैं पहले के 3 साल की बात कर रहा हूं। इसमें ईयर 3 में तुमने 10% डिविडेंड दिया था, ईयर 2 में तुमने डिविडेंड ही नहीं दिया और ईयर 1 में तुमने 12% डिविडेंड दिया। तो सर ये एवरेज कैसे निकालोगे? लॉ ने कहा अगर तीनों में से एक भी साल में तूने डिविडेंड नहीं दिया था ना, तो ये कंडीशन ही तेरे लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये कंडीशन को देखना ही मत, एवरेज निकालने के लिए मैथ्स छोड़ दे। तो ये कंडीशन को देखना ही मत अगर पिछले 3 साल में से कोई भी एक साल तुमने डिविडेंड नहीं दिया। सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने बोला पिछले 3 साल से कंपनी ने डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर किया है। अगर डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर किया है ना, तो ये मत बोलना 0% हो जाएगा एवरेज, तुम वहां हार जाओगे वहां पे। सर तुम क्या बोलोगे? पिछले 3 साल में डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया, मतलब 0 + 0 + 0 डिवाइडेड बाई 3। 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इंफिनिटी, तो जितना मर्जी दे। 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इंफिनिटी। हां बोल रहे। फाउंडेशन कैसा? पैसा नहीं पढ़ के सर यहां पे 0 आएगा तो आप बोलोगे अरे 0 मिनिमम परसेंटेज है, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते, तो डिविडेंड 0। नहीं सर, अगर कोई भी साल में आपने अगर डिविडेंड नहीं दिया तो ये वाला पॉइंट नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब इसको देखना ही मत, बस लिख देना और लास्ट में लिख देना दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, पहला रूल क्या हुआ? एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। दूसरा, अब सर आपका करंट ईयर में लॉस है, मतलब पैसा किधर से लाओगे? पिछले साल के रिजर्व से। ये आपका रिजर्व है, मान लो ये आपका टंकी है, तो टंकी से कुछ पैसा निकालना पड़ेगा। तो कितना पैसा ड्रॉ करोगे? तो लॉ ने कहा 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। बस तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का सम लेना, उसका 10% ड्रॉ कर लेना, उससे ज्यादा रिजर्व से नहीं निकालोगे तुम। और रिजर्व से जब पैसा निकालोगे ना, तो आपने पैसा निकाला तो सबसे पहला जो पैसा है ना, उसको थोड़ा सा बाजू में रख देना। कितना पैसा बाजू में रख दोगे? जितना आपका करंट ईयर में लॉस हुआ है। मतलब सर आपकी टंकी है, मान लो टंकी में 50 करोड़ रुपए, आपने उसमें से 10% खींच के निकाला। कितना निकाला? मान लो 50 लाख निकाला। 50 लाख में से कुछ पैसा साइड में रख दोगे जो आपका करंट ईयर में लॉस हुआ है। मान लो आपका करंट ईयर में 20 लाख का लॉस हुआ था, तो 50 लाख में से 20 लाख साइड रख दोगे, जो 30 लाख बचे वो आप डिविडेंड दे सकते हो। तो सेकंड पॉइंट क्या है? ड्रॉ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। उसमें से कितना साइड में रखोगे? करंट ईयर का लॉसेस। थर्ड पॉइंट, जब आप पैसे निकाल लोगे टंकी में से, तो टंकी में कुछ पैसे और भी बचेंगे। तो लॉ ने कहा मिनिमम बैलेंस कितना बचना चाहिए? मिनिमम बैलेंस बचना चाहिए 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कम से कम इतना पैसा तो टंकी में बचना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। सर छोड़ो, सुनो सर, आपकी एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल था 10 करोड़, फ्री रिजर्व था 50 करोड़, करंट ईयर में लॉस था 10 लाख। करंट ईयर में लॉस था 10 लाख। भाई सुन ले, तुमको भरोसा नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन उठ करके दिख जाए तुमको, क्या मेहनत लग रही है, सुन लो, मस्त एकदम समझ आ जाएगा। मैंने कहा पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़, फ्री रिजर्व से 50 करोड़ और करंट ईयर में लॉस कितना है? 10 लाख। मेरे से एक कदम आगे चलने की कोशिश करना ताकि तुमको पता चल जाए तुमने कहां गलती की है। सर क्या यहां पे कोई लिमिट लगेगा कि नहीं लगेगा? डिविडेंड का लिमिट है कि नहीं है? सर लिमिट कब है? अगर करंट ईयर में लॉसेस है। क्या आपका करंट ईयर में लॉस है? हां, तो लिमिट लगेगा। कौन सा लिमिट? रूल 3। रूल 3 में कितने कंडीशन है? 3।
तीन में तीन कंडीशन। पहला, एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन है? नहीं। मान लो मैं बोलूं पिछले 3 साल में डिविडेंड था ही नहीं, तो तुम बोलोगे ये प्रोविजन जो है वो नॉट एप्लीकेबल हो गया। चलो मान लो एक कदम आगे बढ़ते हैं। आपके पिछले 3 साल का मैं आपको बताता हूं, एवरेज जो है वो है 25%। मान लो एवरेज कितना है? 25%। और करंट ईयर में आप कितना डिविडेंड दोगे बोल रहे हो? आप बोल रहे हो 20% डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। 20% डिविडेंड दोगे मतलब कितना रुपए देने की बात कर रहे हो सर? 20% ऑफ 10 करोड़। तो आप 2 करोड़ रुपए डिविडेंड देने की बात कर रहे हो। सवाल यह है 2 करोड़ रुपए का डिविडेंड जो 20% है, क्या तुम दे सकते हो? तो पहला पॉइंट क्या आया? पिछले 3 साल का एवरेज बता। तो एवरेज कितना दिया हुआ है सर क्वेश्चन में? 25%। आप कितना दोगे बोल रहे हो? 20%। तो लिमिट के अंदर है। टेस्ट पास। मूव टू टेस्ट 2। आप पैसा कितना, टंकी में से कितना पैसा निकालोगे? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। कितना होगा सर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स? 60 करोड़। तो 10% ऑफ 60 करोड़ मतलब कितना हो गया? 6 करोड़। तो 6 करोड़ आप निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पैसा साइड में रखना पड़ेगा। कितना? करंट ईयर के लॉसेस जितना। लॉस कितना था सर? 10 लाख का। क्या मैं इसको 1 करोड़ कर दूं इजी के लिए? इसको मैं 1 करोड़ कर देता हूं लॉस, ठीक है? तो अगर आपका लॉस 1 करोड़ का था तो आप इसमें से 1 करोड़ साइड में रखोगे, बचेगा कितना? 5 करोड़। ये 5 करोड़ रुपए आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, ठीक है? आपको निकालना कितना है सर? 2 करोड़। क्यों? क्योंकि डिविडेंड 20% दे रहे हो तो 2 करोड़ चाहिए। तो ये टेस्ट भी पास हो गया। तुम 5 करोड़ तक निकाल सकते हो, पर तुम निकाल सिर्फ 2 ही करोड़ रहे हो, तो बहुत बढ़िया, टेस्ट पास। तीसरा, जब तुम पैसा निकाल लोगे तो बैलेंस कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है सर? 10 करोड़। तो 15% ऑफ 10 करोड़ हो गया 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ बैलेंस बचना चाहिए। किधर? फ्री रिजर्व में। फ्री रिजर्व में कितना पैसा है? 50 करोड़ है। उसमें से तुम कितना निकालने की बात कर रहे हो? 2 करोड़। इसने बोला 5 करोड़। यहीं पे कंफ्यूज हो गए तुम अगर कंफ्यूज नहीं हुए ना तो तुम मेरे एक कदम आगे नहीं चल रहे हो। तुम यही बोलोगे कि सर ड्रॉ तो 5 करोड़ कर रहे हैं ना। अरे सेकंड वाला लिमिट है, तुम 5 करोड़ तक ड्रॉ कर सकते हो। तुम ड्रॉ कितना कर रहे हो? 2 करोड़। जितना तुमको डिविडेंड देना है यही गलती करोगे। तुम लिखवा लो मेरे से, तुम आज लिखवा लो मेरे से। अगर तुम अभी नहीं सुने, तुम यही गलती करोगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे। 5 करोड़ सेकंड पॉइंट लिमिट है। थर्ड पॉइंट में आप ये देखोगे एक्चुअल में कितना ड्रॉ कर रहा हूं मैं डिविडेंड, जितना मेरे को देना है उतना ड्रॉ कर रहा हूं। तो तुम 2 करोड़ ड्रॉ कर रहे हो, तो 50 करोड़ में से तुमने 2 करोड़ निकाल लिया, तो बचे कितने? 48 करोड़। लिमिट से बहुत ज्यादा है, तो थर्ड टेस्ट भी पास हो गया, तीनों टेस्ट पास हो गए, तो हां भैया डिविडेंड दे सकते हो। समझे? पर सर यही क्वेश्चन में अगर लॉस जो है वो 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ का होता, लॉस अगर 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ का होता तो प्रॉब्लम कहां आती? सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में प्रॉब्लम क्या होता? 6 करोड़ तक तुम ड्रॉ कर सकते हो, पर 5 करोड़ लॉस बाजू में रख दिया तो तुम सिर्फ 1 ही करोड़ निकाल सकते हो, तो तुम 2 करोड़ का डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है? तो यहां फेल हो जाते। फिर तुम कहते जितना प्रपोज डिविडेंड है उतना नहीं दे सकते, कम करो। समझे? ऑल डन, ऑल सेट, रेट समझ आ गया? एक बार सर मेरी बातें सुन लो। इंटरिम, फाइनल। इंटरिम में अगर करंट क्वार्टर तक प्रॉफिट है, सर करंट क्वार्टर मतलब क्या? 3 क्वार्टर अगर हो गया है ना, तो तीनों का मिला के टोटल देखोगे, एकदम लेटेस्ट वाला क्वार्टर नहीं देखोगे आप। तो तीनों का टोटल मिला के प्रॉफिट है, तो इंटरिम डिविडेंड का लिमिट कितना है? कोई लिमिट नहीं है। पर अगर लॉस है, तो लिमिट क्या है? पिछले 3 साल का एवरेज। सर ये वाले केस में, इंटरिम डिविडेंड वाले केस में, अगर पिछले 3 साल में कोई साल डिविडेंड नहीं था तो क्या नॉट एप्लीकेबल कर दोगे? नहीं सर, इंटरिम डिविडेंड में पिछले 3 साल में कहीं अगर डिविडेंड नहीं था तो आप क्या करोगे? फिर भी एवरेज निकालोगे। 7%, 0%, 10% डिवाइडेड बाय 3। दिस इज फॉर एग्जाम्पल। मतलब अगर 7% था, दूसरे साल डिविडेंड नहीं था, तीसरे साल 10% था, तो तीनों का डिविडेंड का एवरेज निकालोगे। इंटरिम डिविडेंड में ऐसा नहीं लिखा है कि भाई कोई साल डिविडेंड नहीं था तो उसको इग्नोर कर देना, पर आप एवरेज निकालोगे। अब आ जाओ सर फाइनल डिविडेंड में। अगर करंट ईयर में प्रॉफिट है तो कोई लिमिट नहीं है, करंट ईयर में लॉस है तो रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स। अब ये रूल में क्या लिखा है? 3 पॉइंट। सर लॉ की बुक में 4 पॉइंट लिखा है, मैंने इसको 3 पॉइंट कर दिया। क्यों? क्योंकि चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो रिजर्व से बैलेंस ड्रॉ करोगे ना, उसमें आप करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करना। पर अगर हम इसको 3 पॉइंट करके याद नहीं करें तो एग्जाम में सोल्यूशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 3 पॉइंट। पहला, एवरेज ऑफ डिविडेंड।
अगर कोई साल डिविडेंड नहीं था या मान लो तीनों साल डिविडेंड नहीं था तो भूल जाओ, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। जीरो नहीं भाई, नॉट एप्लीकेबल। दूसरा 10%, कितना अमाउंट ड्रॉ करोगे? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अच्छा नहीं है क्या? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, उसमें से क्या हटाओगे? करंट ईयर का प्रॉफिट, अच्छा करंट ईयर का लॉस। उसके बाद कितना बैलेंस बचेगा? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। थोड़ा ज्यादा समझ गए हो, ठीक है। चलो सर, समझा आपको रेट? आगे बढ़े। ओके सर। सर जब आप प्रॉफिट देख रहे हो ना, जब आप प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन कर रहे हो तो कुछ चीजें ध्यान रखना, जैसे कि क्या? डेप्रीशिएशन माइनस हो जाना चाहिए। ऑनलाइन वाले मेरे को बस एक बात बताओ, क्योंकि मेरा माइक नीचे जा रहा है, तुम मेरे को बताओ तुम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? तुम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? जोर से बोलो हां। हाँ, इनका अच्छा है, यहां पे मैसेज गलत लिखते फिर डिलीट करके सही वाला लिख देते हैं। ऑल क्लियर, गुड। सुनो गाइस, सुनो 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 मेरी बात। सर जब आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तीन चीजों का ध्यान रखना। पहला, डेप्रीशिएशन माइनस कर देना। डेप्रीशिएशन कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तुम टीचर की मैं? आप तो क्या कंपनीज एक्ट की इनकम टैक्स एक्ट? अच्छी बदतमीजी है, ठीक है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रीशिएशन माइनस कर देना। दूसरा, अगर कोई रीवैल्यूएशन नोशनल या अनरियलाइज्ड गेन हुआ है, मतलब ये सर हवा में बातें हैं। ये क्या है कि मेरी जमीन है 10 करोड़ की खरीदी थी, आज मार्केट में 1000 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो बाकी 990 करोड़ प्रॉफिट है, तो उसका डिविडेंड बांट दे 10%। अरे पहले बेच के तो दिखा। तो ये जो अनरियलाइज्ड नोशनल प्रॉफिट्स होते हैं, इनका भी डिविडेंड नहीं जाएगा। और तीसरा, अगर आपने किसी असेट या लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट चेंज किया, अकाउंट्स पढ़े हो जिंदगी में, कैरिंग अमाउंट चेंज करना आता है? तो कैरिंग आता है ना, पक्का पढ़े हो ना? हाँ, तो कैरिंग अमाउंट अगर आपने चेंज किया है तो उससे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको अपने पीएनएल में एडजस्ट मत करना। मतलब सही सही से जितना कमाया है उसके माइनस जितना खर्चा हुआ है, वो जो प्रॉफिट आया उस पर डिविडेंड बांट दियो। अब सर अगर मैं डिविडेंड बांट रहा हूं 10% का, 10% कितना होता है? मान लो 5 करोड़ होते हैं, तो मेरे को क्या कुछ अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करना जरूरी है? पहले के जमाने में हुआ करता था, आज के जमाने में रिजर्व्स में ट्रांसफर करना इज एट योर डिस्क्रिशन। मतलब क्या? आपकी मर्जी, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। कितना परसेंटेज ट्रांसफर करें सर? जितना 5 करोड़ पे किया उतना ही ट्रांसफर कर दे? लॉ ने कहा हमको नहीं पता, तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो। कर रहे हो तो जितना करना है करो, हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पहले के जमाने में लॉ बताता था कि रिजर्व में इतना ट्रांसफर करो और इतना परसेंटेज ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अब बोले भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो सर क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्या रिजर्व्स में अमाउंट ट्रांसफर करना जरूरी है? नहीं। तो आप उसमें लिखोगे द कंपनी में ट्रांसफर टू रिजर्व इफ इट वांट्स, बट द परसेंटेज इज इट एट इट्स डिस्क्रिशन। उसको कोई लॉ में परसेंटेज नहीं लिखा है। सर क्या मैं कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड दे सकता हूं? डिविडेंड सर फ्री रिजर्व से जाता है। सर क्या मैं वेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से दे सकता हूं? क्या मैं डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व से दे सकता हूं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से दे सकता हूं? अरे बोला ना, नहीं नहीं दे सकते। तुम किधर से दे सकते हो? सिर्फ फ्री रिजर्व से दे सकते हो डिविडेंड। उसके बाद सर रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड हो गया आपका, रूल 3 हो गया आपका। अब आ जाओ सर नेक्स्ट बड़े पार्ट में। सुनो, एक बार मैं टाइम लिमिट बताऊंगा, रैपिड रिवीजन है। रैपिड तो मैं भूल ही गया हूं, सुन लो अब रैपिड। अब सर अगर एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, एक सुर में बताऊंगा, ठीक है? तुम सुनना मेरा सुर। अगर एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जिस दिन डिक्लेयर किया, ये दिन है जिस दिन डिक्लेयर किया, 5 दिन के अंदर उसको एक शेड्यूल्ड बैंक में डालना पड़ता है, मतलब पैसा अलग कर दो। जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन से 30 डेज के अंदर डिविडेंड क्या करना होता है? पे करना होता है। अगर 30 डेज में पेमेंट नहीं हुआ तो 7 दिन के अंदर क्या करना होता है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना होता है। वो 7 दिन में डालने के बाद वहां पे कितनी दिन पड़े रहेगा? 7 साल तक। 7 साल में भी अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो वो चला जाता है आईईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब सर सुनो, अगर 30 दिन में पेमेंट करना था कंपनी को, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन पैसे लगा लेकर के किधर और इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। फिर जब शेयर होल्डर मांगने आए तो बोले पैसा नहीं है। तो अगर तुम 30 दिन में डिविडेंड नहीं दोगे ना कंपनी, तो तुम पे 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। सर वो तो लगेगा, ठीक है। तुमको 30 दिन बाद पैसे कहां डालने थे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। तुमने अगर वो भी नहीं डाला, कितने दिन में डालने थे?
5 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर। तुमने अगर 7 दिन में नहीं डाला तो तुमको और इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम का। क्या कहा मैंने? 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। एक सेकेंड रुक जाओ, आई नीड अ न्यू माइक। चलो सर, एक सेकेंड। चले आगे बढ़े सर। 5 दिन में कहां डालना होगा? शेड्यूल्ड बैंक में। 30 गंज गंज सुनो 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 5 दिन के अंदर किधर डालना पड़ेगा? शेड्यूल्ड बैंक में। 30 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। सर एक बार सुन लो ना, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया 1 जनवरी को, तो आपको शेड्यूल्ड बैंक में कब तक डालना है? 5 जनवरी तक। आपको पेमेंट कब तक करना है डिविडेंड का? 30 जनवरी तक। सर ये जो 30 डेज कैलकुलेट होगा ये कहां से होगा? ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से होगा। अगर नहीं कर पाए तो 6 फरवरी तक क्या करोगे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देना। अगर नहीं कर पाए तो कर दिए, उसके बाद कितने साल रखोगे? 7 साल। और उसके बाद क्या करोगे? आईपीएफ में। अगर 30 जनवरी तक डिविडेंड नहीं दिया तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 18%। अगर 6 फरवरी तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला तो कितना परसेंट लगेगा? 12%। तो सर आप पे ऐसा भी हो सकता है, सर ये इंटरेस्ट किस पे लग रहा है? मेंबर्स पे, राइट? कंपनी पे लग रहा है सर। इंटरेस्ट किस पे लग रहा है? कंपनी पे। ये सब किसका काम है? कंपनी पे। तो कंपनी का काम है, कंपनी पे लग रहा है। अब सर आगे की चीजें बता रहा हूं, सुनना। जैसे ही आप 6 फरवरी को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाल दोगे ना, मान लो एक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 200 करोड़ का, उसमें से 140 करोड़ उन्होंने 160 करोड़ उन्होंने पे कर दिया। कब पे किया सर? ये 30 डेज में, ठीक है। उसके बाद कितने पैसे बचे? 40 करोड़ रुपए बचे। अब ये 40 करोड़ रुपए को क्या करना पड़ेगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना पड़ेगा। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब आप डालते हो ना सर, तो 6 फरवरी के 90 डेज के अंदर अंदर आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। मान लो ये 40 करोड़ में से 10 करोड़ मेरे थे। मान लो ना यार आज टीचर्स डे, तुम्हारा क्या जा रहा है? मैं खुश हूं, तुम्हारा क्या जा रहा है? मान लो 10 करोड़ का डिविडेंड मेरा है, तो अभी कंपनी को ना चिल्ला चिल्ला के सबको बताना पड़ेगा कि भैया ये जो 40 करोड़ हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला है, इसमें किसके किसके पैसे हैं। तो आपको एक डिटेल बनाना पड़ेगा जिसमें आप नेम, एड्रेस और डिविडेंड अमाउंट दे रहे हो। किसका दे रहे हो सर? ये वो लोग जिनका पैसा अभी देना बाकी है। और ये आप कहां डालोगे? कंपनी के वेबसाइट में। कितने दिन के अंदर सर? 90 दिन के अंदर। 90 डेज फ्रॉम व्हेन? From 6th February, which is the date on which you transferred the amount to unpaid dividend account. समझा भाई? नाम क्या है तेरा? क्या नाम है? अभिषेक, ठीक है। सुनो भाई, ऐसे ही नाम नहीं पूछ सकते है? पूरा नाम मत बताना, मेरे को डर लग रहा है। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ सुनो 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 सर, आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आप क्या करोगे? 90 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट बना के भेजोगे। स्टेटमेंट कहां पे डाल रहे हो सर आप? वेबसाइट में। तो वेबसाइट में स्टेटमेंट डालोगे, उससे क्या होगा? उससे लोगों को पता चलेगा कि भाई मेरा ना डिविडेंड पेंडिंग है, मेरे को जाकर के क्लेम करना है। उसके बाद सर अगर 7 साल तक क्लेम नहीं हुआ तो आप कहां डालोगे? आईईपीएफ अकाउंट में। सर ये आईईपीएफ किसका होता है? आईपीएफ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आईपीएफ कौन बनाते हैं? मोदी जी बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में। तो सर मान लो ये 40 करोड़ मैंने कहां डाला था? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। उसमें से और 25 करोड़ जो है वो 7 साल में क्लेम हो गया। 7 साल में क्लेम हो गया 25 करोड़। बचा जो 15 करोड़ है वो अभी तक अनक्लेम्ड है, अनपेड है। तो ये 15 करोड़ कहां जाएगा? आईईपीएफ में। आप आईईपीएफ के पास जाओगे, ये 15 करोड़ दोगे, उसके साथ आपको डिटेल्स देना पड़ेगा कि ये 15 करोड़ किसके हैं। मान लो 15 करोड़ में 10 करोड़ शुभम के,
ठीक है, तो ये 15 करोड़ किसके हैं, ये पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा जब आप आईपीएफ के पास डाल रहे हो। जब आप आईपीएफ को ये 15 करोड़ दे दोगे ना, वो कंपनी को एक रिसीट इशू कर देगा, रिसीट इशू कर देगा कि हां भाई तूने मेरे को 15 करोड़ दिए। ठीक है, अब सर मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। अब सर अगर मैंने, शुभम सिंघल है जिसने 7 साल में भी अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया, अब उसके बाद क्या मैं जाके डिविडेंड क्लेम कर सकता हूं? उसके बाद क्या मैं कंपनी के पास जाके अपना डिविडेंड क्लेम कर सकता हूं? नहीं, मेरे को किधर जाना पड़ेगा? आईपीएफ के पास। पर सर आईपीएफ को क्या पता मेरा डिविडेंड किधर से, मेरा कितना डिविडेंड है? वो दिया ना इधर। ये जब 15 करोड़ तुम दे रहे हो आईपीएफ को, तो तुमको एक डिटेल देना पड़ेगा किसके कितने पैसे हैं, और उसके बेसिस पे आईपीएफ आपको फ्यूचर में भी पैसा दे सकता है। एक और प्रोविजन बताऊं, सुनोगे? सर अगर किसी शेयर पे, अगर किसी शेयर पे 7 साल से कॉन्जिक्यूटिवली डिविडेंड पे नहीं हो रहा है या क्लेम नहीं हो रहा है, अगर 7 साल कॉन्जिक्यूटिवली डिविडेंड पे नहीं हो रहा है या क्लेम नहीं हो रहा है, तो डिविडेंड का अमाउंट किधर जाएगा? वो तो अलग है, पर जो शेयर्स है ना आपके, वो भी चले जाएंगे आईपीएफ में। मतलब मान लो सर एक मिस्टर एक्स करके एक बंदा था, मिस्टर एक्स ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे। शेयर्स खरीदने के बाद शेयर्स का प्राइस 10% बढ़ गया, वो खुशी के मारे कोमा में चला गया बंदा। 10 साल बंदा कहां है? कोमा में। उसका कोई भी डिविडेंड आ रहा है ना, वो बैंक अकाउंट दे रहा है ना, वो क्लेम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। जो अपना जो शेयर होल्डर है वो इक्तू बिक्तू जिम्पदू था। तो सर उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है? भाई शेयर्स किसके हैं? शेयर होल्डर के है क्या? वो नहीं ना, तो कंपनी अपने पास क्या कर रहा है? ला इधर दे। वो करके वो आईपीएफ अपने पास शेयर्स ले लेता है। सर ये क्यों करता है? मान लो शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाती है और आप कहीं 10 शेयर होल्ड कर रहे हो, तो 10 शेयर के लिए कोई उसका बेटा जाकर के फाइट नहीं मारेगा, वो भूल जाता है, वो छोड़ देता है कि पड़े रहने दे। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? वो शेयर्स अपने पास ले लेता है, आईईपीएफ में शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, तो आने वाले डिविडेंड भी आईपीएफ में आते हैं, आने वाला कुछ भी रिटर्न है वो आईपीएफ में आता है। पर सर कल को वो 10 साल बाद कोमा से उठा मिस्टर एक्स, तो क्या वो आईपीएफ के पास जाके अपने शेयर्स वापस मांग सकता है? द आंसर इज यस। शेयर्स किसके हैं? शेयर होल्डर के, तो वो आईपीएफ के पास जाकर के वापस मांग सकता है। तो सर ट्रांसफर क्या हो रहा है? शेयर्स कितने में? अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक अगर आप क्या नहीं कर रहे हो, उस पे डिविडेंड पे नहीं कर रहे हो या डिविडेंड क्लेम नहीं हो रहा है। सर पर सुनना, 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब सर ये स्ट्रीक है। अगर तुम्हारा 1 साल भी स्ट्रीक टूटा ना, वापस 7 साल का स्ट्रीक बनाना पड़ेगा तुमको। 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। पिछले 7 साल में 3 साल पहले 1 साल डिविडेंड दिया था, पर पिछले 10 साल से डिविडेंड नहीं दे रहे या क्लेम नहीं हो रहे, तो क्या पैसा तुम्हारा आईपीएफ में जाएगा? तुम ये बताओ, 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हो रहे हैं क्या? हां तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। समझे? डिड यू अंडरस्टैंड? क्यों हंसी आई? मैं नाचा? स्ट्रीक से हंसी आई? ओ मां गो। सुनो आगे बढ़े। सर देखिए क्या क्या पॉइंट्स हो गए। अब शेड्यूल्ड बैंक में 5 दिन के अंदर ट्रांसफर करोगे, ठीक है। अब सर डिविडेंड पे किसको होता है? वाह 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 वाह, यही तो पूछना था मेरे को। सर डिविडेंड 3 लोगों को पे होता है, मतलब शेयर होल्डर को तो ही देते हो, लेकिन उसके जगह बोलो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, मतलब क्या? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। दूसरा टू हिज ऑर्डर, मतलब अगर मैं रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हूं लेकिन मैंने बोला डिविडेंड मेरे छोटे भाई को दे दे, तो मैंने ऑर्डर क्या किया? मेरे छोटे भाई को दे दे, तो डिविडेंड मेरे छोटे भाई को पे होगा। और टू हिज बैंकर, अगर मैंने बोला मेरे को नहीं एचडीएफसी बैंक को दे दे, पूरा हिसाब किताब वही रखता है, तो तुम एचडीएफसी बैंक को दोगे। तो कंपनी ना डिविडेंड 3 लोगों को दे सकती है, ROB, रॉब। R रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, O टू हिज ऑर्डर, B टू हिज बैंकर, ये तीनों को ही डिविडेंड दे सकते हो। मतलब क्या सर? ये क्यों बोला? ये पॉइंट सुनना। आगे चल के आपका एक सेक्शन है, सेक्शन 126, वो मैं अभी से बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात। सेक्शन 126 अभी से बता रहा हूं, सुनना क्या है। अगर एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका एक शेयर होल्डर है मुकेश, ठीक है। मुकेश ने अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए अनिल को, ठीक है। एक बात समझना, इसका जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रिलायंस इंडस्ट्री का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, उसमें किसका नाम आ रहा है? मुकेश का। मुकेश ने एक ट्रांसफर डीड बनाया, एक डीड बनाया और अपने सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिया अनिल को। अब अनिल वो ट्रांसफर डीड लेकर के रिलायंस के पास गया और रिलायंस को बोला, ए रिलायंस, अब मैं शेयर होल्डर हूं, मेरा नाम यहां पे डाल दे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, मेरा नाम यहां पे डाल दे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। और अगर रिलायंस ने बोला डालता हूं, रुक जा, रिलायंस ने थोड़ा उसको होल्ड पे डाल दिया, और उस बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, सर रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम है? मुकेश का। अनिल का नाम आया है क्या? नहीं। लेकिन शेयर्स ट्रांसफर किसको हो गए? अनिल को। तो सर कंपनी डिविडेंड किसको देगी? सर अभी हमने पढ़ा कंपनी डिविडेंड ROB को देती है, रजिस्टर्ड होल्डर को, ऑर्डर को या बैंकर को। क्या मुकेश को देगी?
सर कायदे से तो मुकेश को देना चाहिए, पर शेयर्स तो ट्रांसफर हो गए अनिल को ना, तो कायदे से अनिल को मिलना चाहिए। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी किसी को भी नहीं देगी, डिविडेंड डल जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। कहां पे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डल जाएगा। कब तक, जब तक अनिल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाता, अनिल जो है रजिस्टर्ड नहीं हो जाता। पर सर एक बात बताओ, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंधे कनपट्टी पे बंदूक रखो आप और बोलो एक जन को तो डिविडेंड देना ही है, मुकेश को या अनिल को, तो रिलायंस किसको देगा, रिलायंस देगा मुकेश को। क्यों सर, लॉ बोलता है रिलायंस 3 लोगों को डिविडेंड दे सकता है, रजिस्टर्ड होल्डर, ओनर और बैंकर। तुमको रजिस्टर्ड होल्डर, ऑर्डर और बैंकर, तुमको क्या लग रहा है मैं ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, मेरे को मजा आता है क्या, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में घुसे, तो मेरे साथ रिपीट करो। किसको किसको जाएगा सर, रजिस्टर्ड होल्डर, ऑर्डर और बैंकर, ये तीनों को क्या जाएगा, डिविडेंड जा सकता है। तो यहां पे अगर आपने रिलायंस को बोला एक जन को देना ही है, तो किसको देगा वो, मुकेश को देगा। तो आप मुकेश को देना चाहो तो दे सकते हो। पर अगर इस केस में मुकेश ने कह दिया कि भाई मैं तेरे को बोल रहा हूं तू अनिल को दे दे, ये कौन बोल रहा है, मुकेश रिलायंस को बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूं अनिल को दे दे, कोई टेंशन नहीं है, कल को तेरे पे मैं कोई केस नहीं फाइल करूंगा। ऐसा किसने बोला, मुकेश ने बोला रिलायंस को। तो क्या रिलायंस अनिल को दे सकता है, हां। क्यों, क्योंकि उसका डर यही था कि कहीं ऐसा ना हो मैं अनिल को पैसा दे दूं और मुकेश मेरे पीछे पड़ जाए कि भाई मेरा डिविडेंड उसको कैसा दिया। तो अगर मुकेश ने मेरे को राइटिंग में दे दिया ना अनिल को दे दे, तो मैं दे दूंगा। तो सर मैंने क्या कहा, सिंपल, सेक्शन 126 क्या कहता है, अगर आपका शेयर का ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, सर अभी सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे, मेरी बात सुनना, अगर आपका शेयर्स ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कंपनी जो है डिविडेंड को डाल देगी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दोगे आप डिविडेंड को, उसको पे नहीं करोगे। पर अगर मुकेश ने, मतलब जो ट्रांसफरर है, उसने अगर राइटिंग में दे दिया कि तू ट्रांसफरी को डिविडेंड दे दे, तो तुम ट्रांसफरी को डिविडेंड दे देना, कोई टेंशन नहीं है, मतलब अनिल को डिविडेंड दे देना। सर ये जैसे डिविडेंड का प्रोविजन है ना, वैसे ही आपका बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स का भी होता है। बोनस शेयर्स, मान लो ये जो मुकेश ने दिया ना, ये 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स अनिल को दे दिए, अनिल गया रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है, उस बीच में कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू कर दिए, तो वो बोनस शेयर्स किसको मिलेंगे, मुकेश को कि अनिल को। लॉ ने कहा ये जो बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स है ना, इनको अबेंस में डाल दो। किस में डाल दो, अबेंस में, अबेंस, अबेंस क्या, होल्ड पे, अबेंस मतलब क्या, होल्ड पे डाल दो, होल्ड पे डाल दो। तुम इसको किसी को मत इशू करो जब तक मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। इसलिए लॉ ने कहा कि शेयर डिविडेंड किसको मिलता है, रजिस्टर्ड होल्डर, ऑर्डर और बैंकर को, समझे। और अपना सेक्शन 126 भी खत्म हो गया। सर अभी मेरे को एक बात बताओ, तुमको बेसिक सा बात, कहना कंपनी इशू बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, कहना कंपनी इशू बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। बोनस शेयर्स मतलब क्या सर, एक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कि हर एक शेयर होल्डर को 50 रुपए मिलेंगे, मान लो। अब वो क्या कहता है, 50 रुपए कैश में नहीं दूंगा, बदले में तेरे को मैं कंपनी के कुछ शेयर्स दे देता हूं। 50 रुपए का, तेरे को 50 रुपए देना है ना, एक काम करता हूं मैं कंपनी के 5 शेयर्स दे देता हूं, एक शेयर 10 रुपए का, क्या मैं दे सकता हूं। लॉ ने कहा नहीं, डिविडेंड बोला है डिविडेंड दे। डिविडेंड जब आप डिक्लेयर करते हो ना, डिविडेंड आपको कैश में पे करना पड़ेगा। कैश में मतलब ये नहीं रोकड़ा निकाल के गिन रहे हो, कैश में मतलब मेरे अकाउंट से पैसा जाना चाहिए, उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, कैश। मान लो रिलायंस में ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और मुकेश अंबानी ने बोला डिविडेंड की जगह मैं तुम सारे शेयर होल्डर को आशीर्वाद देता हूं अपना, रख लो। बोले भाई तू रख ले, पैसे दे मेरे, क्यों, डिविडेंड कैश में चाहिए अपने को, डिविडेंड लॉ कहता है कैश में दो। सर कैश में मतलब, मैं रिपीट कर रहा हूं, कैश में मतलब ये नहीं रोकड़ा गिन के, कैश मतलब पैसा दो। तुम उसको बैंक अकाउंट से दो, तुम उसको चेक दो, तुम उसको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कुछ भी करो ऐसी तैसी, पर तुम उसको पैसा दो, उसको पैसे के बदले बोनस शेयर्स और उसके अलावा राइट इश्यूज, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं दे सकते। पता चला रिलायंस ने बोला डिविडेंड है ना 50 रुपए का, एक काम कर इसका नेट पैक रिचार्ज मार जियो का, नहीं भाई मेरे को कैश चाहिए। सर आगे बढ़े। सर सेक्शन 8 कंपनी करके कंपनी है जिसमें पढ़ा था OPD। ओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स, पी क्या होता है, प्रॉफिट, डी क्या होता है, डिविडेंड। उसमें क्या लिखा था कि सेक्शन 8 कंपनी जब चाहे तब डिविडेंड बांट सकती है। अच्छा, तो सर क्या था, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड देने से प्रोहिबिटेड है, तो प्रॉफिट का करेगी क्या, प्रॉफिट विल बी अप्लाइड टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। तो सर यहां पे वही लिखा है, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड बांटने के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अप्लाई करना होगा। सर आपको पता है आपके सिलेबस में एक डिपॉजिट नाम का चैप्टर है। डिपॉजिट्स में क्या है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना, मेंबर से डिपॉजिट लेना। कल रिवीजन कर ले उसका, चलो कल, अच्छा कल तो चार्जेस का है, तो कल चार्जेस का रिवीजन करते हैं, परसों अपन डिपॉजिट का रिवीजन करेंगे। सुनो मेरी बात, सर डिपॉजिट है सेक्शन 73 से लेकर के 76 तक, 76A। हाँ
तुम आके मेरे से क्लास के बाद बात करना, तो तुम मेरे को देखना है तुम किधर से आए हो। कौन 76B? हट, सुनो मेरी बात, 76A तक है, ठीक है? 2 साल पहले कोर्स किया था क्या? आना क्लास के बाद, मिलना मेरे से। 76A तक है सर आपका डिपॉजिट। सेक्शन 73 पे शुरू होता है, 76A पे खत्म होता है। 73 क्या है सर? 73 कहता है डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, अगर तुम मेंबर से पैसे ले रहे हो। और 74 क्या है? 74 कहता है जो डिपॉजिट ले रहे हो ना उसको टाइम से रीपे कर देना, ठीक है? अगर तुमने 73 या 74 का कॉन्ट्रावेंशन किया ना, तो लॉ ने बोला कि अगर डिपॉजिट का कॉन्ट्रावेंशन किया है ना, शेयर होल्डर्स तुमको डिविडेंड नहीं मिलेगा। मतलब सर अ कंपनी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिक्लेयरिंग डिविडेंड इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन सेक्शन 73 और 74। पर सर अगर वो डिफॉल्ट को ठीक कर दिया, इफ द डिफॉल्ट इज मेड गुड, तो फिर आपका वो प्रोहिबिशन कंटिन्यू नहीं होगा। मतलब जब तक तुम डिफॉल्ट कर रहे हो तब तक तुम डिविडेंड नहीं दे सकते, जब तुम सुधार दोगे उसके बाद तुम डिविडेंड दे सकते हो। सर इस पे एक क्वेश्चन आया है, एक कंपनी ने पेमेंट को डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, एग्जाम में यही लिखा था, एक कंपनी ने डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, अब वो कह रहे हैं डिविडेंड देंगे, क्या तुम डिविडेंड दे सकते हो? तो तुमको लिखना पड़ेगा नहीं, अ कंपनी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड सो लॉन्ग एज द फेलियर कंटिन्यूज। मतलब जब तक फेलियर चल रहा है, जब तुम रीपेमेंट कर दो ना डिपॉजिट का, उसके बाद तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो क्या? हाँ, उसके बाद तुम कर सकते हो, उसके बाद पश्चाताप हो गया। आगे बढ़े सर। अब आपको पता है एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट होता है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने दिन के अंदर ट्रांसफर करना होता है? 7 दिन। 7 दिन कब से? जब 30 डेज खत्म हुआ। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब ट्रांसफर करोगे तो आपको एक स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है, जिसमें आप 3 चीजें दोगे, नेम, एड्रेस, अमाउंट। ना, नेम, एड्रेस, अमाउंट, ये 3 चीजें दोगे कितने दिन के अंदर? जब ट्रांसफर किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उसके 90 डेज के अंदर। और ये स्टेटमेंट कहां पे डालोगे आप? कंपनी के वेबसाइट में, जो चाहे जाकर के देख ले, यही लिखा हुआ है सर अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर 30 डेज में आपने पे किया, सर एक बात बताऊं क्या, 30 डेज में आपने डिविडेंड अगर नहीं पे किया, उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो कंपनी के पास पैसे नहीं थे, उसने डिविडेंड दिया ही नहीं, या फिर मान लो मैंने तुमको दिया चेक और मैंने बोला जाके बैंक से पैसे ले ले, तुम बैंक ही नहीं जा रहे हो। कल मेरे को पीडीलाइट करके एक कंपनी है, उसका डिविडेंड आया 50 रुपए का। अगर वो 50 रुपए का मेरे को चेक भेजते और बोलते चेक ना तुम ओडिशा जाके डालो, कैसा डालता मैं? तो मैं नहीं डालता। तो सर वो मैंने नहीं डाला, पर वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अनपेड रह गया ना। तो अगर मेरी गलती है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पर अगर कंपनी की गलती है ना तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगता? 18% पर एनम। सर डिविडेंड दिया ही नहीं, बहुत बड़ा पाप है, 18%। पर डिविडेंड दे दिया पर कोई क्लेम नहीं किया है, आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है। मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालना है, नहीं डाल पाया तो 12% पर एनम। बड़ा पाप क्या है? दिया ही नहीं डिविडेंड, 18% पर एनम। तो सर मैं आपको क्या समझा रहा था, वेबसाइट में डालोगे आप, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट। अगर 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला तो कितना परसेंट लगेगा? 12%। सर कॉन्सेप्ट समझो। सर ये इंटरेस्ट दे कौन रहा है? बैंक ही देगा ना। अरे मैं एक्सिस बैंक में अकाउंट खोला हूं तो इंटरेस्ट कौन देगा? सर ये कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, ये पेनल्टी का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कौन देगा? कंपनी। तो कंपनी क्या करेगी? 12% जोड़ के कहां पे डालेगी? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। सर ये पैसे किसके होंगे? ये जो 12% है ये किसके होंगे? लॉ ने कहा शेयर होल्डर्स के। जो शेयर होल्डर का डिविडेंड जाना बाकी है ना, उनके पैसे होंगे, उनको उस प्रोपोर्शन में उनका डिविडेंड मिल जाएगा। ये ना बैंक का होगा ना IEPF का होगा। मस्त MCQ बन सकता है। ये जो इंटरेस्ट है किसका है? बैंक का, कंपनी का, IEPF का या मेंबर्स का? आंसर है मेंबर्स का। उसके बाद क्या करोगे सर? 7 साल भी अगर अनक्लेम्ड रहा तो IPF अकाउंट में डाल दोगे। और सर एक पॉइंट मैंने आपको बताया था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का, अगर 7 consecutive years तक अगर डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड, देन द शेयर्स इटसेल्फ विल बी ट्रांसफर्ड टू IPF। सर सुनो, कोई भी चीज IPF में डाला ना तो ये मत सोचना कि वो नेकी कर और दरिया में डाल, वो नहीं होता। अगर आपने IPF में कोई पैसा डाला, मतलब ये नहीं कि भूल जाओ, वहां रहेगा, तुम कभी भी जाकर के IPF से अपने पैसे वापस क्लेम कर सकते हो। समझे सर? सर एक पेनल्टी आप पढ़ लेना, ये पेनल्टी। अब आ जाओ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इंपॉर्टेंट पेनल्टीज मैं तुमको पढ़ाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। ये सारे आते भी नहीं और क्या ही बता दूंगा तुमको, इतना रुपया पर डे, इतना 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 सब रट्टा है। सुनो मेरी बात। सर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या है? सिंपल मैं बता रहा हूं, मेरे तरफ देखना, नोट से नहीं पढ़ेंगे। सर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वो फंड है जहां पे कहीं कहीं से पैसे आते हैं और कहीं कहीं पे पैसे जाते हैं। सर ये काम क्या करता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड? मैं बताता हूं। इन्वेस्टर का एजुकेशन करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। वाह वाह करो,
वाह 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 वाह, वाहियात वाहियात। सुनो मेरी बात, क्या कहा मैंने? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड इन्वेस्टर को एजुकेट करता है और प्रोटेक्ट करता है। अब मेरी बात सुनना सर, ये आईपीएफ में पैसा किधर से आता है? एक तो तुमको पता है, अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक पैसा पड़ा रहा, उसके बाद जो पैसा जाएगा कहां जाएगा? आईपीएफ में जाएगा। और कहां से आता है भाई? तुम्हारा बताएगा, सुनना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दिया है, मतलब क्या, उन्होंने बजट में बोला 100 करोड़ रुपए आईपीएफ को जाएगा, तो वो 100 करोड़ रुपए आईपीएफ को जाएगा। उसके अलावा किसी ने डोनेशन दिया है, कौन डोनेशन दे सकता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज, कोई भी डोनेशन दे सकता है। अगर उन्होंने डोनेशन दिया तो पैसे आएंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से भी आएगा और डोनेशन से भी आएगा। सर ग्रांट्स और डोनेशन में फर्क क्या होता है? ग्रांट्स मतलब वो जो आप बजट में प्रॉपर बना के अप्रोप्रिएट करते हो कि इतना पैसा देना है। डोनेशन मतलब एडॉक, अच्छा पैसा चाहिए ले रख ले, ये डोनेशन होता है। ठीक है, ये दो क्या हो गया? ये दो क्या हो गया? आपका यहां से पैसा आएगा। उसके अलावा कंपनीज एक्ट 1956 था, अभी 2013 आया, तो कंपनीज एक्ट 1956 में भी कुछ फंड्स है, वो फंड्स के भी पैसे क्या होंगे? यहां पे आ जाएंगे, वो फंड्स के भी पैसे यहां पे आ जाएंगे। उसके अलावा सर आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो हमने पढ़ा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक पैसा रहा, उसके बाद पैसा इधर आ जाएगा। उसके बाद सर और भी चीजें होती है, जैसे कि आपने डिपॉजिट लिया था, अब डिपॉजिट रीपे करना है, मैंने बोला ले ले भाई पैसे, तुम ले ही नहीं रहे हो, तो मैं अपने पास 7 साल तक रखूंगा। 7 साल तक भी अगर तुम नहीं लिए तो मैं क्या कर दूंगा? आईपीएफ में जमा कर दूंगा। सर डिपॉजिट की तरह ही डिबेंचर होता है, मैंने आपसे डिबेंचर के पैसे लिए थे, मेरे को रीपे करना है, मैच्योर हो गया, आप मेरे को मिल ही नहीं रहे हो, कितने साल तक अपने पास रखूंगा? 7 साल तक। उसके बाद मैं क्या करूंगा? आईपीएफ को दे दूंगा। मतलब सर अनपेड डिविडेंड अकाउंट, डिपॉजिट और डिविडेंड, डिबेंचर, डिबेंचर D3 हो गया ये, दिल दोस्ती नहीं, डिपॉजिट, डिबेंचर और डिविडेंड, ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद सुनना मेरी बात एक और, अगर आपने कोई मर्जर या अमेलगमेशन किया है, उसमें कुछ फ्रैक्शनल शेयर्स जनरेट हुए थे, मैं बहुत डिटेल में आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा, पर सुन लो एक बार। अगर आपने कोई मर्जर और अमेलगमेशन किया है, उसमें अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर्स जनरेट हुए थे, फ्रैक्शनल शेयर्स मतलब क्या? 0.75 शेयर्स, तो इंडिया में फ्रैक्शनल शेयर्स होते क्या? नहीं, तो उसके बदले में कैश देना पड़ेगा। वो कैश देने के लिए मैं तुमको ढूंढ रहा हूं, तुम मिल ही नहीं रहे हो। 7 साल अपने पास रखूंगा, वरना आईपीएफ। उसके बाद सर प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में तुमने इन्वेस्ट किया था, रिडीम करने का टाइम आ गया, अपने पास 7 साल रखूंगा, नहीं तो आईपीएफ। तो सर समझ रहे हो, जो भी पैसा मेरे को, एक और एप्लीकेशन मनी, मैंने बोला था मेरा आईपीओ आ रहा है, एप्लीकेशन दो, तो 100 लोगों को अप्लाई करना था, 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो बाकी 900 लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा। अब रिटर्न करने के लिए मैं बंदा ढूंढ रहा हूं, बंदा नहीं मिल रहे, कितने साल रखूंगा? फिर समझे, ये सब जगह हैं जहां पे आईपीएफ में, हाँ क्या, हाँ अब सर, हाँ ये सब जगह हैं जहां पे आपको आईपीएफ में पैसा आता है। अब सर इतना सारा पैसा करेगा क्या आईपीएफ का? थोड़ी हर समय खर्च कर देगा, तो उसको इन्वेस्ट भी करेगा, उसको इन्वेस्ट करने से फिक्स डिपॉजिट आएगा, इंटरेस्ट इनकम आएगा, कोई और गेन आएगा, ये सारा भी आपके उसी फंड्स में आता है। और सर कोई भी और अदर फंड्स, बहुत सारे और जगह हैं जहां से ये पैसे आते हैं। सर मेजरली क्या है, पॉइंट्स बड़े बड़े याद कर लो। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रहे हैं, ये एक बार आंखें बंद करो, सब एक बार आंखें बंद करो, ऑनलाइन वाले सब आंखें बंद। एक बार ना कहां से पैसा आ रहा है और कहां से पैसा जा रहा है दोनों याद करवा रहा हूं, सबकी आंखें बंद, मेरी खुली रहेगी, तुम्हारी बंद, ठीक है? सुनना, सर पैसे आ कहां से रहे हैं, सोर्स क्या है? मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट या तो तुमको ग्रांट दे रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको डोनेशन दे रहा है। डोनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी, कंपनीज कोई भी दे सकता है, वो सारा आईपीएफ में आएगा। पुराने जमाने में 1956 में जितने भी फंड्स थे वो पैसे आईपीएफ में आएंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे कि डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला, 7 साल तक क्लेम नहीं हुआ है, तो वो भी आपके आईपीएफ में आएगा। आपका अगर डिबेंचर्स रिडीम हो गया है, पैसा नहीं मांग रहा है कोई, 7 साल तक अपने पास रखोगे, फिर आईपीएफ में जाएगा। उसी तरीके से डिपॉजिट, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन भी, ये सारी चीजें अपने पास 7 साल तक रखोगे, वरना आईपीएफ में चला जाएगा। अगर कोई एप्लीकेशन मनी आया है, एप्लीकेशन मनी अगर आया है तो वो भी अपने पास 7 साल तक रखोगे। पहले तो रिफंड करोगे, नहीं हो पा रहा है 7 साल के बाद आईपीएफ में डाल दोगे, और लास्ट में अगर ये सब पैसों से कोई भी अदर इनकम आ रहा है वो भी आपके आईपीएफ में आएगा। लेकिन ये आईपीएफ का करोगे क्या, ये आईपीएफ का यूटिलाइजेशन क्या होगा? मान लो आईपीएफ में 1000 करोड़ रुपए हैं, ये 1000 करोड़ खर्च कहां होंगे? तो मैंने कहा सीडी प्रो में खर्च होगा। क्या? सीडी प्रो। सी क्या है? क्लास एक्शन सूट्स। अगर हम कहीं क्लास एक्शन सूट फाइल करवा रहे हैं तो उसमें लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, वो लीगल एक्सपेंस को रीइंबर्स करने के लिए काम आएगा ये फंड का पैसा। उसके बाद डी, अगर डी पे आते हैं, पी पढ़ लो, सुनो मेरे साथ एक बार आंखें खोलो। तुम लोगों को याद है कुछ कि तुम लोग रिवीजन कर रहे हो कि रट्टा मार रहे हो? एक जना, मेरे को समझ नहीं आया कैसे सुनाई दे रहा है, मेरा फ्लो टूट गया तेरे को देख के। सुनो,
सर सुनो सुनो सुनो, मेरे को आंखें सही में बंद कर लेनी चाहिए थी। सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, यूटिलाइजेशन का क्या आपका यूटिलाइजेशन कहां पे होगा? मैंने कहा 5 जगह आपका यूटिलाइजेशन होगा सी डी प्रो में। पहला मैंने कहा सी, क्लास एक्शन सूट्स। अगर क्लास एक्शन सूट्स फाइल हो रहे हैं उसके लीगल एक्सपेंसेस में आप रीइंबर्समेंट करने के काम आएगा। डी, अगर आपने कोई डिसगॉर्ज्ड अमाउंट लिया। अच्छा सर ये भी एक पॉइंट है, आपके इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में एक और जगह से पैसा आता है। कहां से? डिसगॉर्ज्ड अमाउंट। डिसगॉर्ज्ड अमाउंट क्या होता है? हर्षद मेहता ने स्कैम किया, ठीक है, स्कैम करके हर्षद मेहता ने 5,000 करोड़ कमाई। अब 5,000 करोड़ के सामने तुमने उस पर 500 रुपए की पेनल्टी मार दी, मान लो पेनल्टी लगा दी। वो 5,000 करोड़ क्या उसके पास ही छोड़ दोगे? नहीं, उसको आप जब्त कर लोगे, डिसगॉर्ज कर लोगे। तो ये जो डिसगॉर्ज्ड फंड होता है ये किधर जाएगा? ईपीएफ में जाएगा। पर क्या सर ये सरकार का पैसा है? ये सरकार का पैसा नहीं है। ये किसका पैसा है? ये उन शेयर होल्डर्स का है जिनका नुकसान हुआ। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए ये पैसे उन शेयर होल्डर्स तक पहुंचाने की। तो सर सरकार क्या करेगा? आईपीएफ में पैसा क्या आएगा जो आपने डिसगॉर्ज किया है, और आईपीएफ का पैसा यूटिलाइज कहां होगा? ये जो शेयर होल्डर्स है ना, या जो एप्लीकेंट्स है जिनका नुकसान हुआ है, उन लोगों को पैसा रिइंबर्स करने में काम आएगा। समझे? तो पैसा कहां से आएगा? जब्त करके। और पैसा जाएगा कहां? जिनका नुकसान हुआ है उनके पास, अगर उनको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो सर मैं आपको समझा रहा हूं कहां कहां यूटिलाइजेशन होगा। पहला क्लास एक्शन सूट्स में, उसके बाद डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्ज्ड फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्ज्ड फंड्स। उसके बाद पी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद आर सर आईपीएफ में इतने पैसे आ गए, पर कल को ये डिविडेंड वाले, डिपॉजिट वाले, डिबेंचर वाले पैसा मांगने आएंगे तो देना तो पड़ेगा। तो ये तो मेजर एक्सपेंस होता है आईपीएफ का, रिफंड ऑफ सच डिविडेंड, डिपॉजिट और डिबेंचर अमाउंट जो आपके पास आया है, और ओ सच अदर पर्पस इंसिडेंटल देयर टू। सर सीडी प्रो। सी, क्लास एक्शन सूट्स। अगर कहीं क्लास एक्शन सूट्स फाइल हो रहे हैं उसमें लीगल एक्सपेंसेस होगा, उसका रीइंबर्समेंट करेंगे। डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्ज्ड फंड्स, जो पैसे जब्त किए थे वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किसको करोगे? एलिजिबल एप्लीकेंट्स हु हैव सफर्ड लॉसेस। क्या कहा मैंने? एलिजिबल एप्लीकेंट्स हु हैव सफर्ड लॉसेस। उसके बाद पी, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आर, रिफंड। ये सबसे बड़ा एक्सपेंस है, रिफंड किस चीज का? डिपॉजिट का, डिबेंचर का, डिविडेंड का, ये सारी चीजों का। और ओ, सच अदर इंसिडेंटल मैटर्स में आपका ये यूटिलाइजेशन होगा। सर ये इंपॉर्टेंट वा है। क्या है? इंपॉर्टेंट वा है। उसके बाद सर आईपीएफ, मान लो 1,000 करोड़ का फंड है, तो फंड क्या ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, फंड को मैनेज करने के लिए एक बंदा आता है, उसको क्या कहते हैं? आईईपीएफ अथॉरिटी। क्या ये एक बंदा है? नहीं सर, ये एक कमिटी है। इसमें कितने लोग होंगे? इसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक सीईओ होगा और कुछ मेंबर्स होंगे। सर चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन वही होगा जो एमसीए में सेक्रेटरी है। एमसीए में सेक्रेटरी है। एमसीए में जो सेक्रेटरी है, क्या चलती है सोच में? श्री माइक चाहिए यार, ये लाना एक नया। मतलब एमसी और ए के बीच में पॉज में तूने क्या इंटरप्रिटेशन निकाल दिया? बोले सर हाँ लॉ की क्लास है। सुनो सुनो मेरी बात, मेरा फ्लो टूट गया। सुनो सर, मैंने क्या कहा? आईपीएफ अथॉरिटी जो है उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? चेयरपर्सन होगा, सीईओ होगा और मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन कौन होगा? जो एमसीए का सेक्रेटरी होगा। अगर एमसीए का सेक्रेटरी बदला, इधर चेयरपर्सन भी बदल जाएगा। सर ये लोग क्या करेंगे? ये लोग मिल करके फंड्स को मैनेज करेंगे। अब सर ये जो आईपीएफ अथॉरिटी है ये किसकी अथॉरिटी है? मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। अब मेरे को एक बात बताओ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हिस्से हैं उनका ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो आईपीएफ है ना, आईपीएफ अथॉरिटी, इनको भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट कैसे होगा? जैसे सीएजी बोलेगा और ऑडिट कौन करेगा? सीएजी ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनता है, उसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। वो ऑडिट रिपोर्ट बना के किसको दोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ले जा करके इसको बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रख देगा, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा विधान परिषद किधर गए? अच्छा ये स्टेट गवर्नमेंट गए। ओ पता है ना, वो लोग को भी पता है ना जिन्होंने हां मारा विधानसभा विधान परिषद में। सर किधर जाएगा? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा। कौन लेके जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब हम रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट उनको देंगे, वो ले जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा में। चलो सर सेक्शन 126 आपका हो गए। कब हुआ सर? अरे वो थोड़ी देर पहले बताया, मुकेश, अनिल। मुकेश वो गुटका मुकेश नहीं जो अपने मूवीज में पहले आता है, नहीं मुकेश अपना ये अंबानी वाला। रिलायंस का एग्जाम्पल में मुकेश आ रहे तो मुकेश अंबानी वाला ही लो भाई।
चलो सर 126 हो गया। एक लास्ट सेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, कोई भी पेनल्टी जिंदगी में याद करो ना करो, ये वाला जरूर कर लेना। सर डिविडेंड, अगर एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है कितने दिन के अंदर देगी? 30 डेज के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सुन लो। डिविडेंड देने के दो तरीके, या तो मैं तुमको कैश में दे दूं, कैश में मतलब क्या, बैंक अकाउंट ट्रांसफर, चेक, कोई भी, या मैं तुमको डिविडेंड वारंट दे दूंगा। क्या दे दूंगा? डिविडेंड वारंट। ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जहां पे दिखाते हो कि डिविडेंड बंदे का हक है डिविडेंड लेने का। सर या तो मैं तुमको कैश में दे दूं या डिविडेंड में दे दूं, वारंट में दे दूं। अगर कैश में दे रहा हूं तो 30 डेज के अंदर तुमको वो पैसा मिल जाना चाहिए, पर अगर मैं वारंट में दे रहा हूं ना, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि 30 डेज के अंदर वो वारंट पोस्ट हो जाना चाहिए। मतलब मैंने मान लो 1 जनवरी को डिविडेंड डिक्लेयर किया और 29 जनवरी को मैंने उसको पोस्ट किया, आपको मिला 28 फरवरी को, कब? अगले महीने फरवरी को। तो क्या मैंने एक डिफॉल्ट किया है? नहीं। मेरा काम क्या था? 30 दिन के अंदर वारंट डिस्पैच हो जाना चाहिए। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे तुम बोलोगे भाई उसको तो मिला तो 28 फरवरी को है ना, कब मिला मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को पोस्ट करना है, मैं 30 डेज के अंदर पोस्ट करूंगा। अब अगर कंपनी ने 30 डेज में डिविडेंड नहीं दिया या पोस्ट नहीं किया तो क्या होगा? आप पे लगेगा पेनल्टी। किस पे पेनल्टी लगेगा सर? डिफॉल्ट ऑफिसर्स पे और कंपनी पे। कंपनी पे क्या पेनल्टी लगेगा? 18% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट। और ऑफिसर पे क्या पेनल्टी लगेगा? मेरी आंखों में देखो, मैं याद करवा रहा हूं, 2 डिफॉल्ट लगेगा, जेल और आप पे फाइन। जेल कितना? जेल कौन जाएगा? कंपनी। कभी देखा रिलायंस जेल जा रहा है वो देख? नहीं सर। जेल कौन जाएगा? ऑफिसर्स। कितने साल के लिए? अप टू 2 years। एंड देयर इज अ फाइन, दोनों के बीच में लिखा है एंड, मतलब जेल तो होगा ही, साथ में फाइन भी लगेगा। फाइन कितना लगेगा? मिनिमम 1000 रुपीज पर डे फॉर ईच डे द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। मतलब 30 दिन तक दे देना चाहिए था, उसके बाद हर दिन का 1000 रुपए लगेगा। अब सर सवाल ये उठता है क्या एक एक शेयर होल्डर के पीछे 1000 रुपए लगेगा? मतलब मान लो 1 लाख शेयर होल्डर है, 90,000 को भेज दिया, 10,000 को नहीं दे पाए, तो क्या एक एक शेयर होल्डर के पीछे 1000 रुपए? मर जाएगी भाई कंपनी। उसने क्या किया है? बस डिफॉल्ट किया है, तो डिफॉल्ट का दिन का 1000 रुपए, कंपनी को 1000 रुपए कोई फर्क पड़ता क्या? चलो सर, अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फिर अपना चैप्टर मम हो जाएगा। बट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर पनिशमेंट कब होता है आपको? फाइन कब लगता है? अगर आपने 30 डेज के अंदर या तो पे नहीं किया या फिर पोस्ट नहीं किया। पर 5 केस है जहां पे आपको ये पनिशमेंट नहीं लगेगा। एक सीरियल आता था पहले, तुमने देखा है ना, आना इस देश लाडो, तो इसका शॉर्टकट है लाडो, LADDO। क्या भाई याद है? सुनो, याद हो जाएगा। पर सर 5 केस है जहां पे आपको ये वाला ऑफेंस नहीं लगेगा। 5, पहला लॉ, अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ के वजह से आप डिविडेंड नहीं पे कर पाए। ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से डिविडेंड नहीं पे कर पाए मतलब क्या? मेरे को इस बंदे को डिविडेंड देना था, ठीक है, आई हैड टू गिव यू डिविडेंड, आई एम रिलायंस इंडस्ट्रीज, आई हैड टू गिव यू डिविडेंड, बट कोर्ट ने ऑर्डर मार रखा है, कोर्ट ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मार रखा है, इसको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो भाई लॉ अगर बोल रहे नहीं मिलेगा तो मैं कैसा देगा? उसमें मेरे पे क्यों पेनल्टी लगाओगे? मत लगाओ। तो पहला ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा एडजस्टेड, सर अगर मैं आपको डिविडेंड देना चाहता हूं 50 रुपए का, मैंने बोला 50 रुपए की जगह जियो का रिचार्ज कर देता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं डिविडेंड के अगेंस्ट कोई अमाउंट एडजस्ट कर सकता हूं? लॉ ने कहा सुनो, कुछ चीजें लॉफुली अलाउड है, जैसे कि पहला है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स लॉफुली अलाउड है। मतलब क्या? अगर मेरे को 50 रुपए डिविडेंड देना है और इसका 50 रुपए का कॉल पेंडिंग है, तो वो दोनों को मैं क्या कर सकता हूं? एडजस्ट कर सकता हूं। समझे? तो कॉल्स इन अरियर्स हमेशा एडजस्ट हो सकता है। अगर मेरे को 50 रुपए देने हैं और 50 रुपए लेने हैं तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या मैं एडजस्ट कर दूं तो मेरे को बोलोगे अरे डिविडेंड नहीं दिया, 127 की पेनल्टी? नहीं सर, ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है। मैंने बोला 5 एक्सेप्शन है, LADDO, लाडो वो नहीं, LADDO नहीं, LADDO। L ऑपरेशन ऑफ लॉ के वजह से अगर आप नहीं दे पा रहे हो। A एडजस्ट हो गया, लॉफुली एडजस्ट हो गया, और 2 D बचा, पहला वाला D। इसमें सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर उसने मेरे को बोला था कि सर मेरे एक्सेस नहीं, मेरे HDFC बैंक अकाउंट में आप पैसा डाल देना, और मैं HDFC बैंक अकाउंट में पैसा डालने गया, पर HDFC बैंक अकाउंट ने किसी कारण से वो पैसा रिटर्न कर दिया, और मैंने फिर इसको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई तूने जो अकाउंट में डालने बोला था उन्होंने पैसा रिटर्न कर दिया, और मैंने इन्फॉर्म कर दिया, तो क्या 30 डेज में डिविडेंड का पेमेंट हुआ? नहीं। पर क्या मेरी गलती है? नहीं। तो मेरे पे क्या पनिशमेंट लगेगा? नहीं। सर इसमें 3 स्टेप है, ये तीनों स्टेप याद करना। उसने मेरे को डायरेक्शन दिया, मैंने वो डायरेक्शन को कंप्लाई करने की कोशिश की पर हो नहीं पाया, और फिर मैंने उसको कम्युनिकेट कर दिया कि भाई तूने जो मेरे को डायरेक्शन दिया था वो कंप्लाई नहीं हो पाया। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि उसने मेरे को डायरेक्शन दिया कि HDFC में डाल देना, मैं HDFC में डालने गया, HDFC ने पैसा रिटर्न कर दिया, बस।
क्या मैं बच जाऊंगा? लॉ ने कहा नहीं बचेगा तू। क्यों? क्योंकि एक और स्टेप है, तेरे को इन्फॉर्म करना था उसको कि एचडीएफसी ने पैसे वापस कर दिए। मतलब इतना माइनर डिटेल पे एग्जाम में आ गया क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, LADDO, L ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं। ए लॉफुली एडजस्ट हो गया, किसके अगेंस्ट? कॉल्स एंड एरियर्स और सच अदर सम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। डी डायरेक्शन, कंप्लायंस, कम्युनिकेशन। डायरेक्शन, कंप्लायंस, कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट, अगर कोई डिस्प्यूट है, मेरे 4 बच्चे हैं, मान लो मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी हो गई डेथ, तो 4 बच्चों में से किसके पास? अच्छा, 4 बच्चे अलग अलग जगह से, मतलब फ्रॉम, अरे एग्जाम्पल है भाई, मेरे थोड़ी है। 4 बच्चे मान लो अलग अलग जगह से, अलग अलग वाइफ से, तो अभी वो 4 बच्चों में से मेरी जो जायदाद है वो किसके पास जाएगी? वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है। देयर इज अ डिस्प्यूट। तो अगर डिस्प्यूट है तो मेरे जो शेयर्स पे डिविडेंड है वो कंपनी किसको देगी? कंपनी को पता ही नहीं है। देयर इज अ डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी और कंपनी पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। एंड लास्ट, सच अदर केसेस जहां पे कंपनी की कोई गलती नहीं है। जनरल पॉइंट है सर, कोई भी अगर ऐसा केस है जहां पे कंपनी की गलती नहीं है ना, तो उस पे 127 की पेनल्टी नहीं लगेगी सर। 5.127 की पेनल्टी नहीं लगेगी। LADDO, L लॉ, A एडजस्ट, D डायरेक्शंस, कंप्लायंस, कम्युनिकेशन। 4th डिस्प्यूट। 5th अदर। अबे 4 बच्चे नहीं लिख के आना है भाई, डिस्प्यूट एज टू ओनरशिप ऑफ द शेयर्स लिख के आना है। लास्ट अदर, कोई भी ऐसा मिस्टेक जहां पे कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है वहां पे आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ डिविडेंड चैप्टर, सेक्शन 123 से 127। 123 बात करता है पूरा डिविडेंड के बारे में, कैसे डिक्लेयर करोगे, कौन डिक्लेयर कर सकता है, रेट क्या होगा, ये सारी चीजें। 124 बात करता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 7 दिन के अंदर खोलोगे, अगर 7 दिन के अंदर ट्रांसफर नहीं करोगे तो 18% इंटरेस्ट लगेगा। बाकी लोग 18%, सुनो ना, 12% डिविडेंड इंटरेस्ट लगेगा। और उसके बाद कितने साल तक रखोगे? 7 साल तक। उसके बाद कहां ट्रांसफर कर दोगे? IPF। तो 125 आ जाता है IPF। उसमें एक अथॉरिटी बनता है, उसका नाम है IPF अथॉरिटी। IPF अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन, एक CEO और मेंबर्स। चेयरपर्सन में कौन बैठता है? MCA का सेक्रेटरी। और उसके बाद 126 पढ़ा, मुकेश, अनिल। क्या हुआ है सर उसमें? आपका शेयर ट्रांसफर हो गया है, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, तो कंपनी क्या करेगा? डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देगा। बोनस और राइट शेयर्स को क्या करेगा? कैप्टन एंस। उसके बाद सेक्शन 127 क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट है? बोलो। आप कंपनी को 18% सिंपल इंटरेस्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को इंप्रिजनमेंट 2 साल तक की, एंड एक बार बोलो एंड, और नहीं लिखा है, एंड फाइन 1000 पर डे मिनिमम अप टू अ मैक्सिमम ऑफ कंटिन्यू लिखा है उसमें, अप टू अ मैक्सिमम नहीं लिखा है। और 5 केस में आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, LADDO। ठीक है सर, याद हुआ? ओके चलो सर, आपको ये नोट्स जो है आप अगर प्रिंट करना चाहो तो आपको shubhamsinghal.com पे मिल जाएगा। अच्छा, द राइट वे टू गेट इट इज नीचे जाकर के लिंक में रजिस्टर करो, तो आपको GST का, लॉ का, सबका GST का, लॉ का, ऑडिट का, अकाउंट्स का, ये मेरा ना बॉलीवुड थोड़ा चलता है बैक ऑफ द माइंड में। और मैं क्या लास्ट बेंचर था क्लास में, तो मैं बैक बेंचर बैठ के ऐसे ही कमेंट मारता था, तो वो मेरे अब आ जाता है कभी कभी सामने। तो मैंने क्या कहा, आपको सारे नोट्स एक गूगल ड्राइव में पूरे मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम के लिंक्स भी मिल जाएंगे, वो ज्वाइन कर लो। ये सारे रिसोर्सेज जो हैं आज नहीं तो कल आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अपना मटीरियल, और जो लोग ICI मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ICI मॉड्यूल अभी पढ़ने के लिए ठीक है, पर एग्जाम के 1.5 दिन पहले खोलोगे, फट के हाथ में आ जाएगी। तो प्लीज वो बुक को साइड में रख दो। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास कोई हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके, तो वो ही यूज कर लो, नहीं तो सही में मेरे नोट्स प्रिंट मार लो, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत जान गई है वो नोट्स बनाने में। पर ICI मॉड्यूल से कोई भी मॉड्यूल 200 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो आप यूज कर रहे हो, क्योंकि भाई अल्टीमेटली एग्जाम के कितने दिन में रिवाइज करना है? 1.5 दिन में, 1.5 डे। और एक चीज याद रखना, वो 1.5 दिन में जो आपके आंखों के सामने से चीजें नहीं गई है ना, वो आप एग्जाम में हाथ भी नहीं चलेगा। कितना भी आप दिमाग चला लो, आज 4 नंबर में से आधे नंबर भी नहीं ला पाओगे अगर एग्जाम के पहले नहीं गए आंखों से। और तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू हैव अ कंसाइज मटेरियल। तो अपना प्लान क्या है? समरी नोट्स तो पूरा करना ही है अपने को एग्जाम के पहले, और जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें भी सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। अब जब आप घर पे क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करते हो ना, स्टार्ट कैटेगराइजिंग क्वेश्चंस इनटू ABC। सर क्या मैं आपको ABC बना के दे दूं? मैं दे सकता हूं,
लेकिन मेरे लिए जो ए है ना वो शायद तुम लोगों के लिए सी होगा, या जो तुम्हारे लिए ए है वो मेरे लिए सी होगा। तो मेरे को नहीं पता तुम्हारे इंडिविजुअल को किस में डिफिकल्टी आ रही है, एबीसी बनता खुद से, समझा? तो सर एबीसी बनाना पड़ेगा। ए कैटेगरी क्वेश्चन क्या होता है, सुन लो एक बार प्लीज। एबीसी में ए कैटेगरी क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के पहले एब्सोल्युटली देख के जाना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर ये वो क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आएगा, ये वो क्वेश्चन है जो अगर एग्जाम में आ गया तो तुमको लिखने में दिक्कत जा सकती है, तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो एग्जाम के पहले देखना ही है। बी कैटेगरी क्वेश्चन क्या है सर? बी कैटेगरी क्वेश्चन वो है, पहले सी बताता हूं। सी वो है जो एक बार में देख के समझ आ गया और या तो रिपीटेड है या फिर बहुत आसान है, आपको कॉन्सेप्ट नोट्स में पूरा कवर हो जा रहा है, आप एकदम काट दो उसको। बी कैटेगरी क्वेश्चन क्या है सर? बी कैटेगरी क्वेश्चन वो है जो आज बी कैटेगरी है, अगले रिवीजन में या तो ए में जाएगा या तो सी में जाएगा। सी में कब जाएगा? तुमको कंफर्ट आ गया काट दो, सी में डाल दो। पर ए में कब जाएगा? तुमको नहीं जम रहा है तो तुमको ए कैटेगरी में डालना पड़ेगा, और एग्जाम के पहले आप सिर्फ ए कैटेगरी क्वेश्चन देखोगे। मेरे क्वेश्चन बैंक में 320 क्वेश्चंस हैं, पर आप समझ लो 35 से 40 क्वेश्चन से ज्यादा आपको एग्जाम के पहले टाइम भी नहीं मिलेगा। तो आप समझो फॉर एवरी 10 क्वेश्चंस यू आर मार्किंग जस्ट 1 क्वेश्चन एज अ कैटेगरी ए। दैट कैन नॉट हैपन टुडे, दैट विल टेक अ टाइम, दैट विल टेक 2 रिविजन्स ऑफ द सेम क्वेश्चन बैंक। तो प्लीज अभी घर जाके जो भी चैप्टर, आज मैंने पूरा डिविडेंड खत्म कर दिया 1 घंटे में, तुम खुद से करते कम से कम 4 घंटे वो चैप्टर पकड़ के बैठे रहते। अब तुमको एक बार कॉन्सेप्ट नोट्स में मुश्किल से 5 पेज होंगे, समरी नोट्स में कितने पेज है, ये आपके आईसीआई मॉड्यूल में कितने पेज है? 25। मेरे समरी नोट्स में 5 से 6 पेज में 100% कवरेज है। तो सर क्या आपने मैजिक किया है? नहीं, समरी नोट्स में ना घुस घुस के पूरा लॉ का लैंग्वेज लिखते हैं, जो आपको ना रटाया जाता है ना आपको याद रहता है, पर उसके कॉन्सेप्ट्स निकाल करके अपन ने समरी नोट्स में डाल दिए। तो 5 से 6 पेज पढ़ना है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आराम से पढ़ने के लिए। अब सर लॉ के लैंग्वेज का क्या करें? कितने पेज है? 4 ही पेज है। हाँ, लॉ के लैंग्वेज का क्या करें? लॉ का लैंग्वेज आपको क्वेश्चन बैंक से आएगा। जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो तो पूरा आंसर पढ़ो, देखो कैसा प्रेजेंट कर रहा है, उससे आपको लॉ का लैंग्वेज भी आएगा। ग्रेजुअली यू विल बिल्ड दैट कंफर्ट। सो व्हाट डू यू हैव टू डू? आज एक चैप्टर खत्म हुआ सर, कल देखो 4 दिन बाद तुम सोचोगे यार मैं कर लेता यार, साथ में मस्त खत्म हो जाता। क्या तुमको ये सोचना है? आज मैं तुमको बता रहा हूं, आज जाकर के 1 घंटा लगेगा आपको पूरा समरी नोट्स पढ़ने में अच्छे से, और अगर आपने क्लास में मेरे साथ याद कर लिया है ना तो 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। वो 20 मिनट तुम्हारे वैसे ही बच गए अगर तुम क्लास में एनर्जी डाल लो। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक पढ़ने में आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, क्योंकि सर ये चैप्टर इस बार 6 नंबर के आने के बहुत चांसेस हैं। तुम लिखवा लो नवंबर वालों, 6 नंबर के आने के बहुत दिनों से इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है। और डिविडेंड तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तुम सोचो ये ऐसा चैप्टर है जहां से मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इसमें रट्टा कुछ नहीं है, डेट्स का कितना खेल है तुम समझो, तो मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। कल अपना ऐसे ही डिपॉजिट खत्म हो जाएगा, परसों अपना ऐसे ही चार्जेस खत्म हो जाएगा, तो आप उसी दिन उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, उसी दिन अपना एबीसी बना लो। तुमको चाहिए तो जो फेस टू फेस बैठे हो तुम तो मेरे पास आके दिखा भी सकते हो, सर मैंने एबीसी में डाला है इसको एक कैटेगरी में, पर कोई मतलब नहीं है। तुमने जो एक कैटेगरी में डाला वो क्या है, तुमको लग रहा है डिफिकल्ट है भाई, तो तुमको क्या कोशिश करनी है कि अगले रिवीजन में क्या मैं इसको सी में ला सकता हूं, क्या मैं आज इतना अच्छे से पढ़ लूं कि सी में ले आऊं। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी 10 क्वेश्चन यू कैन ओनली मार्क 1 क्वेश्चन। सर ऐसे तो कुछ चैप्टर हैं जिसमें है ही 10 क्वेश्चन, सोचो उसमें से एक ही क्वेश्चन रिवाइज करने मिल रहे हैं। ठीक है सर, क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। कब होता है पता है? मैंने मेरे समरी नोट्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक करके सेक्शन डाला है, तुमने देखा होगा। वो सेक्शन क्या है पता है? क्वेश्चन बैंक में जो एक क्वेश्चन आया मान लो, उसमें एक ही लर्निंग था आपका, उसके अलावा कोई लर्निंग नहीं था, उसको उठा के मैंने यहां लाके डाल दिया, उसको उठा करके यहां ला करके डाल दिया। तो उससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आपको याद है एक सेक्शन 19 हमने पढ़ा है, सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती, पर 3 केस में होल्ड कर सकती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी, या तुम पहले से शेयर होल्डर थे। तो सर ये 3 केस में अगर आपने शेयर होल्ड किया, तो मैंने आपको एक सवाल पूछा था, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हो, क्या तुमको बोनस शेयर्स मिलेंगे? तो तुमने कहा था हाँ मिलेंगे। सर ये बोनस शेयर्स वाला पॉइंट आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है, बेयर एक्ट में भी नहीं है, पर आपके आईसीआई के क्वेश्चन में आया था। उसका लर्निंग सिर्फ इतना था कि भाई बोनस शेयर्स भी मिल सकते हैं, उसको एक लाइन में मैंने अपने समरी नोट्स में लिख दिया, आपका वो क्वेश्चन कट हो गया, वो क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 में से 9 क्वेश्चन तो वैसे भी मैंने डाल दिए, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो पूरा का पूरा आपको वैसे भी पढ़ना है, वो आप मार्क कर लो, काम खत्म। समझे सर? हो गया लॉ सॉर्ट। चलो आज घर पे पढ़ के आना, कल अपन रिवीजन करेंगे। 1 सेकेंड, ऑनलाइन वाले ऐसे कैसे बोलना तो पड़ेगा ना। अगेन वाई सो मच ऑफ एनर्जी, वाई सो मच ऑफ एवरीथिंग, क्लासेस हो गए फिर भी क्यों? यू शुड आइडली बी स्टडिंग ऑन योर ओन, बट वाई? बिकॉज योर अप्रिशिएशन इज माई मोटिवेशन। तो प्लीज प्लीज नीचे जाओ। ये मेरे को लगता है यार ये लाइक क्यों नहीं करते? मैंने देखा था आलिया भट्ट एक मूवी में ऐसे 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 करके नाच रही थी, उसमें भाई 4 मिलियन लाइक्स थे।
क्या पसंद आया अभी? तुमने भी किया होगा. हाँ, अरे वो नाच रही थी आलिया भट्ट, वो हाँ शाहिद कपूर के साथ वो. तो वेन यूर, उसमें मीम लिखा हुआ था कि जब रिलेटिव्स घर आते हैं और बच्चों को बोलते हैं बेटा नाच के दिखाना अंकल को, तो वैसा नाचते हैं. तो उस पर 4 मिलियन लाइक्स. हमारे यहाँ पे बहुत तकलीफ है लोगों को. बट एनीवे गाइस, आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स. डू लेट मी नो हाउ यू आर लाइकिंग इट. योर अप्रिशिएशन इज रियली माई मोटिवेशन. मैं रोज कमेंट्स पढ़ता हूँ. अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स भी है तो आप कमेंट्स में डाल दो, मैं उसमें आंसर कर दूंगा, बिकॉज आई एम करेंटली रीडिंग ऑल द कमेंट्स. सो डू मेक श्योर यू गिव योर फीडबैक. तुम लोग भी आकर के मेरे से मिल करके बता सकते हो. ओके, वी विल रिवाइज टुमारो विद चैप्टर. चार्जेस कर लेते हैं कल, परसों डिपॉजिट कर लेंगे. तो कल चार्जेस पढ़ के आना. 1 घंटा आज का चैप्टर, 1 घंटा क्वेश्चन बैंक और आधा घंटा चार्जेस. सर टाइम कहाँ बचे? अभी क्या करोगे जब तक जय सर आएंगे? टफरी मारोगे, उसमें एक आधा पेज पलटा लो. अपना ही टाइम है, अपना ही बचना है. ठीक है. ओके गाइज, नाउ यू विल सी. क्यों? अच्छा ठीक है, विशाल सर आने वाले हैं, वो अपन देख लेते हैं कौन आ रहा है. पर तुम लोग पढ़ाई करो. मिलते हैं कल तुमसे सेम टाइम. बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, और लाइक जरूर कर देना. उफ.